तो एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के तहत पहली बार सीबीएसई ने आपके क्लास 9th में एक और नए तरीके के मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया एंड दैट इज योर एडवांस मैथ। अब सीबीएसई की बात करें तो उन्होंने अभी तक 2 चैप्टर्स को रिलीज कर दिया है, सेट्स एंड लॉगरिथम। तो क्यों ना इन सभी चैप्टर्स को बैक टू बैक तोड़ा जाए। तो पार्ट 1 आपका ये देख रहे हो और इस पार्ट 1 में सेट्स के कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन को कवर करूंगा, सेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। हे वॉरियर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बिना किसी देरी के बाबू मोशा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब धुआंधार स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेट थ्योरी के जनक कौन है, यानी इनके फादर ऑफ सेट थ्योरी किसको बोला जाता है। तो जर्मन मैथमेटिशियन से जॉर्ज केंटोर, इनको बोला जाता है कि ये पहली बार इस पूरे फंडे को भाई इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए और ये सेट थ्योरी के जनक यानी फादर कहे जाते हैं। अब ये पूरी कहानी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमारा जो काम है वो है आप सभी तक जो आपके एक्चुअल में रियल लाइफ एप्लीकेशन सेट्स को लेकर उसके बारे में आपको कंफर्मेशन देना और उसकी क्लैरिटी देना। तो सेट्स की बात कर लेते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो फर्स्ट आपका वर्ड जो आता है दैट इज वेल डिफाइंड एंड सेकंड आता है वो आपका आता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है एंड सेकंड वन थिंग कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट करना है तो किस तरीके के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है। तो चलिए जी यहां पे पहले इस शब्द की मीनिंग समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है, लेट्स से कि मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताओ, तो इट डिपेंड्स कि भैया ये हमारे पास पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि मेरे बिहाफ पे कोई और 4 से 5 क्रिकेटर हो, किसी और बच्चे के बिहाफ पे कुछ और क्रिकेटर हो। तो ये सभी के लिए यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है, यूनिवर्सली सभी के लिए सेम रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर यहां पे आपको चॉइस मिलती है, अगर आपको यहां पे चॉइस मिल रही है, इट सिंपली मींस ये आपका वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। अगर आपके पास चॉइस की जगह पे यूनिफॉर्मिटी मिलती है, यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है हर जगह पे, जिससे भी पूछो जब आप बैक टू बैक वही आ रहा है। लेट्स से कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि नेचुरल नंबर का सेट बताओ, तो आप यूजुअली काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। आपसे पूछूं या किसी भी अदर स्टूडेंट से, हर एक बच्चे का जवाब एकदम यूनिफॉर्म आएगा। तो ये आपका डेटा एक वेल डिफाइंड डेटा कहलाएगा। आई होप वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आया। जहां पे हमारे पास चॉइस ना हो, ऐसा डेटा जो यूनिवर्सली करेक्ट हो, हर एक जगह पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, उस डेटा को वेल डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा कॉन्क्रीट वे में बोलूं तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेटा जो होता है उसको मैं बोलूंगा वेल डिफाइंड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेटा। तो अगर कोई डेटा एक्सेप्टेबल है, उस डेटा को या उस पूरे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूंगा कि ये डेटा हमारा, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है या जो फैक्ट या फिगर या जो कुछ भी आप कलेक्ट करो, ये वेल डिफाइंड है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल समझा रहा था कि कौन सा वाला हमारे पास कलेक्शन जो है वो सेट कहलाएगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहला सवाल था कि कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारे पास जवाब है ये चेंज हो जाएगा सर, ये चेंज हो जाएगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सेट क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हमें इसमें चॉइस मिल रही है तो यहां पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेटा नहीं मिलेगा। हर एक इंसान के बिहाफ पे इसका जवाब अलग लगाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बताइए, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर्स तो बेसिकली जो शुरू होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से एंड 3 5 6 एंड सो ऑन। तो मैं लिखूंगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये मैं आपसे पूछूं या किसी भी अदर स्टूडेंट से, आप इंडियन स्टूडेंट हो या यूएस स्टूडेंट हो या किसी भी कंट्री के, हर एक पर्सन का जो रिस्पॉन्स आएगा वो सेम आएगा। तो यहां पे मेरे पास चॉइस नहीं है। दिस इज समथिंग वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड जो डेटा होता है उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं कि ये हमारा एक सेट कहलाएगा। अब आपने कलेक्ट तो किया, पर किसको कलेक्ट किया? तो भैया हमारा जो कलेक्शन है वो इन सभी नंबर्स को लेकर है जिनको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाएगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, या इसी को मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये इस पूरे सेट के मेंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्त? इस सेट के मेंबर्स कहलाएंगे या इस सेट के डेटा कहलाएंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इन सभी को मैंने कैप्चर तो किया है, लेकिन इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगाकर लिखा हुआ है। पहली बात तो भैया कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने कॉमा लगाकर इन सभी मेंबर्स को नोट डाउन किया हुआ है, इन सभी मेंबर्स को नोट डाउन किया हुआ है। एंड लास्ट में मैं देख रहा हूं इस तरीके के कुछ डॉट्स लगाए हैं जिसको एलिप्सिस बोला जाता है। एलिप्सिस का मतलब होता है कि जिस तरीके के डेटा के बारे में बात कर रहा है वही सेम सेट ऑफ डेटा इधर कंटिन्यूएशन में होगा। तो आई होप कि आपको सेट का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया होगा। तो बोला कि द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट।
तो भैया इसके अंदर जो ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इनको मैं एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ द सेट बोलूंगा। तो इसका एक और नाम पड़ जाता है एलिमेंट्स। तो उम्मीद है कि ये जो सिनोनिम्स है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट, मेंबर या डेटा क्या होता है। ये सभी कुछ एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं जो किसी सेट के अंदर के अवेलेबल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए जी, अब बोला कि हमारे पास कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स यहां पे डिफाइन किए गए। जॉर्ज कैंटोर ने जब इसको डिसाइड किया था कि सेट के बारे में आगे चल के लोग पढ़ेंगे, तो उन्होंने कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स दिए थे। उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर्स ये सब कुछ एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी सेम तरीके के साउंडिंग करते वर्ड्स। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स के यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर का सेट बताइए, तो यहां पे आप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन का मतलब ऐसे 3 आप डॉट लगा दो, जो कि एलिप्सिस के नाम से जाना जाएगा। और ये कहता है, ये डॉट कहता है कि जिस तरीके के नंबर्स की आप बात करो केवल वही नंबर्स इसके अंदर आएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर का पहला लेटर उठा लो n, तो मैं यहां पे कैपिटल N यूज करूंगा क्योंकि मैं एक सेट के बारे में रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूं। तो मेरा ये जो सेट है ये कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करके लिखा गया। अब बोला गया कि अगर उसके अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे आप स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं बोलूं कि वॉवेल का इस्तेमाल करना मुझे, तो वॉवेल के लिए वी लगा दिया और इसके अंदर के एलिमेंट्स हो जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देख सकते हो कि अंदर के एलिमेंट्स के लिए मैंने जो अपने पास स्मॉल लेटर्स होते उसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए थोड़े से और रूल्स की बात कर ले। तो बोला गया है कि इफ P इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम कह सकते हैं कि P जो है वो A से बिलोंग कर रहा है। अब मान लो कि मेरे पास एक यहां पे सेट A था और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है PQRS और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यानी हमारे पास आइडली इसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए। अब बोला कि क्या P जो है इस सेट A के अंदर है, क्या उसका एक मेंबर है? तो आप बोलोगे कि P जो है वो A से बिलोंग कर रहा है और मैथमेटिकली यहां पे कुछ इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो हमारे पास E जो लेटर होता है उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया जाए, तो ये इस तरीके के सिंबल का इस्तेमाल किया जाए जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या बोला जाता है बेटा? बिलोंग्स टू का साइन, कि ये जो हमारा एलिमेंट P है वो बिलोंग कर रहा है कहां से? अपने सेट A से, बिलोंग्स टू। तो उम्मीद है कि आपको ये मीनिंग समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P बिलोंग्स टू A। अब मान लो कि कोई एलिमेंट जो है हमारे उस सेट के अंदर से नहीं है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे एलिमेंट A जो है वो सेट A के अंदर से नहीं है, तो मैं लिखूंगा नॉट बिलोंग्स टू, यानी मैं E बनाऊंगा उस पर क्रॉस लगा दूंगा ऐसे, और ये नॉट बिलोंग्स टू A। तो इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट A है वो सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आई होप कि ये बेसिक मीनिंग आपको क्लियर होंगे। चलिए जी, चलते हैं थोड़े से और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ। तो नोट्स ना बोल के मैं बोलूंगा दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। तो ये कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे वाइल राइटिंग अ सेट, सेट्स को डिफाइन करते समय, लिखते समय। तो पहला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि अगर किसी सेट के अंदर 1 2 3 ये 3 ही एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास ये सेट क्या क्या कंटेन करेगा? एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3। इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। दूसरे रूल की बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ेगा, कि अगर मैं देखूं 1, 1, 2, 3, 3, अब ऑब्वियस सी बात है इसको मैंने इक्वेट करके लिखा हुआ है 1, 2, 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्लियर कट मीनिंग आता है कि सेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बैठा होगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई रिपीटेड नहीं चलेगा। नो रिपीटेशन अलाउड, रिपीट नहीं चाहिए भैया, नो रिपीटेशन, नो रिपीट अलाउड। कोई भी अगर आपका जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है उसको हटा देंगे। राइट वन टाइम, इसको केवल एक बार लिखना है। इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे मैंडेटरी है। उस सेट के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, सेम आपके एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको केवल और केवल एक बार ही लिखोगे। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट 1 था 2 बार रिपीट हुआ था, लेकिन आइडली मैंने इसको एक बार लिखा हुआ है। एलिमेंट 3 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो उसको मैंने आइडली एक बार लिखा हुआ है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई रिपीटेशन अगर मान लो अलाउड नहीं है तो क्या हम एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है लिखने का वो चेंज कर सकते हैं? तो जवाब यस, वी कैन राइट डाउन इन एनी ऑर्डर। तो यहां पे अनऑर्डर्ड होना चाहिए। सेट अनऑर्डर्ड मतलब यहां पे ऑर्डर का कोई मतलब यहां पे रूल नहीं है, कुछ भी आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो चलेगा, लेकिन याद रखना कि आपके जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। यहां पे देखो अनऑर्डर्ड का रूल आ चुका है, मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है।
पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सेट लिखा गया तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, बाय डिफॉल्ट इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब आ जाता है वही बात कि भैया आपने बोला कि बीच में डॉट 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 लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसको मैथ में इलिप्सिस बोला जाता है और ये इंडिकेट करता है कि जिस तरीके के नंबर्स को ये डिपिक्ट करना चाहता है, जो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 लिखा गया है, तो यहां पे 3 के ऑनवर्ड्स और 100 से पहले ये जो नंबर्स आपके होंगे वो केवल और केवल नेचुरल नंबर होंगे। तो इलिप्सिस का इस्तेमाल तब करोगे जब पे बहुत सारे मेंबर्स का दिखाना आवश्यक हो, पर मान लो कि वो सेट लिख ना पाए हम। मान लो कि मेरे पास दिखाना है कि भाई मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, केवल मुझे केवल नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैं 1 2 3 4 5 अब मेरे दिमाग में चला कब तक लिखता जाऊंगा भाई, तो मैं यहां पे एक एलिप्सिस लगा दूंगा और ये दिखाता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ सेम टाइप ऑफ आपका एलिमेंट जो कि वेल डिफाइंड हो। चलिए जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर कैन बी रिटन एज, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास एलिप्सिस का इस्तेमाल किया है, पर डॉट डॉट का मतलब है कि भैया ये सेम आपके उस रूल को फॉलो करते हुए बाकी के एलिमेंट को डिपिक्ट करेगा। फिर बोला गया कि हमारे पास जो नॉन नेगेटिव आपके जो नेचुरल नंबर है जो कि साफ साफ दिया है इंक्लूडिंग जीरो, तो वो इस तरीके से डिनोट किए जा सकते हैं। अब आते हैं कुछ बेहतरीन सवालों पे थोड़ी क्लैरिटी लेने कि एग्जैक्टली सेट्स के बारे में आपने अभी तक क्या क्या सीखा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट कहलाएगा? अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो भैया कोई भी नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 50 है तो क्वाइट ऑब्वियस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल कहां तक, 50 तक। अगर मैं आपसे पूछूं या कहीं भी किसी भी स्टूडेंट से पूछूं, उसके पास चॉइस नहीं मिल रहा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, तो क्या ये हमारा एक सेट बनाएगा? तो जवाब है यस। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी, भैया ये डिपेंड करता है, यहां पे हमारे पास चॉइस है और जहां पे चॉइस वो डेटा वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेटा नहीं है, तो ये कैंसिल, ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, अब ऑब्वियस सी बात है जहां पढ़ रहोगे वहां पे आपके गर्ल्स की संख्या एक लिमिटेड होगी, तो यस दिस इज अ वेल डिफाइंड डेटा, क्योंकि आपके स्कूल में अब आपसे ही सवाल पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट की ही बात कर रहे हो, तो दिस इज द वेल डिफाइंड। आपके जैसे लेट से कि किसी बच्चे के स्कूल में पूछो, वहां पे क्या होगा दोस्त, वहां पे उसके क्लास के अंदर कितनी गर्ल्स हैं एक्यूरेटली बता पाएगा, तो दिस इज द वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स, अब यह टैलेंटेड राइटर्स की डिफिनेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि मेरे हिसाब से बहुत पुराने अगर मैं टाइम पे चलूं तो महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अलग अलग राइटर्स हैं जो कि मुझे टैलेंटेड लगते हैं। आपके हिसाब से हो सकता है कि कोई और हो, जैसे मान लो चेतन जी के नाम ले लो, मतलब बहुत सारे ऐसे, तो ये चॉइस हमारे पास मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड थिंग। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक, भैया डिफिकल्ट टॉपिक भी अगेन हमारे पास चॉइस है, ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टॉपिक कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इट सिंपली मींस कि ये अगेन आपका वेल डिफाइंड नहीं है एंड नॉट अ सेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, भैया ये तो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बोलेगा मुंशी प्रेमचंद जी का ही नॉवेल चाहिए तो वो कलेक्शन हम बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यार कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर अभी आप एडवांस मैथ में पढ़ रहे हो, अगर इसके एक्सरसाइज देखते हो, दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड थिंग, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, और अगर यही सेम बुक किसी भी बच्चे को पकड़ाता हूं तो वो भी जवाब सेम यही देगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले कितने आपके पूरे साल के मंथ होते हैं, तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो महीना स्टार्ट होता है जून, जुलाई एंड जनवरी, भैया ये 3 ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं पूरे साल के अंदर। दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड डेटा, दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड डेटा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब यार ये डिपेंड करता है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा आप ट्रीट कर सकते हो। जैसे आप में से बहुत सारी मेरी बहन अभी मुझे देख रही है, आप लोग के लिए हो सकता है कि छिपकली आपको बहुत मोस्ट डेंजरस एनिमल दिखाई देता हो, एक हाथी के लिए छोटी सी चींटी उसके लिए मोस्ट डेंजरस है, तो ये डिपेंड करता है, यहां पे चॉइस है, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड डेटा और ये हमारे पास सेट नहीं बनाएगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, जो प्राइम इंटीजर्स होते हैं, भैया सारे के सारे प्राइम नंबर्स खुद से ही डिविजिबल होते हैं तो 1 से, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दिस इज गोइंग टू बी अगेन वेल डिफाइंड। तो ये कुछ अपने पास एग्जांपल्स रहे जिसकी वजह से हमने सेट का एग्जैक्ट मीनिंग समझा। अब बात कर लेते हैं कि भैया सेट को डिफाइन करते समय एलिमेंट्स के बारे में आपने थोड़ी बातचीत की थी कि कौन सा बिलोंग करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब मैं देख रहा हूं कि y जो है क्या इस सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे मैं लगा दूंगा बिलोंग्स टू का साइन। 4 जो इस सेट के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 2 जो है 5 मतलब होता है जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं हो, भैया नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। 5 यहां पे है, देख लेते, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, यस सर अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो दिस इज बिलोंग्स टू। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास
किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो आइडली यहां पे आपके दो तरीके के मेथड है। पहला मेथड आपको जो दिख रहा है दैट इज योर रोस्टर या टेबुलर मेथड, और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो यार, जो अभी तक आप तरीका यूज करते हुए आए हो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो यूजुअली आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म था। तो भैया ये कैसे डिफरेंट अपने सेट बिल्डर फॉर्म से, थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले लेकर आ गया हूं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की। भैया ये जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है ये क्या कहलाता है। तो जो अभी तक हम लिखते हुए आ रहे थे, मैं क्या करता था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके एलिमेंट या मेंबर को कॉमा लगाकर लिखता था। ऐसे कॉमा लगा के क्या करता था, नोट कर लेता था। ये तरीका अपना जो कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की जगह पे ये हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर मतलब जहां पे बिल्ड करना पड़े खुद से, वहां पे कुछ रूल लगेगा। लेकिन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जो अभी तक तुम प्रोसेस करते हुए आए हो, ये सेम होता है। तो बोला कि फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कैसे नोट करूंगा भैया, पहली बात तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर का एलिमेंट हमारे स्मॉल लेटर्स होता है। तो ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देख सकते हो कि मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट को कॉमा लगाकर लिखा हुआ है, और ये एक सेट कहलाएगा। और जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी को मैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलूंगा। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। एग्जांपल में जैसे आपसे बोला सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 5, तो भैया होल नंबर लिखना था और वो कहां तक, लेस देन इक्वल टू 5, तो भैया टिल 5 तक लिखना है, 1 2 3 4 5। तो भैया अगेन मैंने इसके एलिमेंट को कॉमा लगाकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। अब आते कि भैया यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी बता दो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये जो तरीका आपका लिखा गया, दिस इज एग्जैक्टली द सेट बिल्डर। तो भैया यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो तरीका लिखा गया बेटा ये सेट बिल्डर है। भैया तो फिर सेट बिल्डर समझाते समय आसानी होगी क्या। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले ना सेट बिल्डर को ही थोड़ा क्रैक करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म एग्जैक्टली होता क्या सुनिएगा। अ सेट इज सेड टू बी सेट बिल्डर फॉर्म जब वहां के एलिमेंट डिस्क्राइब किए जाएं बाय ए कॉमन प्रॉपर्टी या रूल। वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी या रूल लग जाए हर एक एलिमेंट के ऊपर, उसके अंदर के जो मेंबर हैं उसके ऊपर एक रूल लगाया गया हो। और यहां पे देखना बहुत स्मार्टली इसको रिप्रेजेंट कर लें। कर्ली ब्रेसेस तो होगा, ये आगे वाला नंबर मेरा आउटपुट दिखाता है। क्या दिखाता है कि मुझे यहां पे फाइनली क्या लेना है, मुझे फाइनली क्या इस सेट से निकल रहा है, एलिमेंट क्या क्या निकल रहा है। और पीछे जो बेटा ये अपने अलग अलग रूल दिखाते हैं। तो यहां पे रूल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या मल्टीपल रूल लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो यहां पे 1 रूल 2 रूल, वे टोटल 2 अलग अलग रूल लगाए गए हैं। और इन रूल के भी यहां पे जो फाइनल एक्स की वैल्यू है वो यहां पे इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि क्या कहना चाहता है। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू में केवल नेचुरल नंबर रख सकता हूं। तो n के पास जो चॉइसेस हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यही हमारा n की वैल्यू हो सकता है। फिर कह रहा है कि x जो है वो n का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, भैया इसका स्क्वायर 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो अब देखना ये हमारे पास जो आउटपुट दे रहा है क्या इस सेट को डिफाइन कर पा रहा है। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, भैया वही तो है ये। तो आइडियली हमने समझा कि ये जो कॉलन जो लिखा हुआ है, ये जो कॉलन है, ये जो आपका जो कॉलन है बेटा, ये जो कॉलन है, ये इस तरीके का जो लाइन यूज किया गया है, ये दिखाता सच दैट का मतलब कि x की वैल्यू कुछ इस तरीके से है। तो ये 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो आप इसको इससे इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करो। तो यहां पे x के तुरंत बाद एक लाइन ऐसे खींच दो जिसको कॉलन या सच दैट इसको मैथमेटिकली बोला जाता है। तो ये सच दैट कि ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। अब मैं आता हूं कुछ बेसिक सवालों पे। जैसे इन सवालों को मुझे रिप्रेजेंट करना था तो मुझे 1 और -1 को लिखना है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या बोला है, देखना रूल क्या बोला है कि x इज एन इंटीजर। भैया रूल नंबर 1 कह रहा है कि x एक इंटीजर होना चाहिए और x स्क्वायर की वैल्यू 1 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व करेंगे तो +1 -1 होगा। +1 -1 आपका आउटपुट क्या दे रहा है बेटा, जो मेरा रिक्वायर्ड है। फिर दूसरे वाले 2/3 के लिए क्या बोला बेटा कि हमारे पास आउटपुट में x चाहिए, और बोला कि x हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि इक्विवेलेंट टू 0.6 पे बार है। सर इसको कन्वर्ट करेंगे ये भी 2/3 आता है। तो आप किसी टेबुलर फॉर्म को बड़े आराम से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। फिर बोला कि 1/2 1/4 1 और 2 बस ये दिखाना था। तो बोला कि मुझे आउटपुट चाहिए a/b, जहां पे a क्या है दोस्त 1 है या 4, बोला 1 या 4, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट 1 और 4, एंड b जो है वो 2 या 4 है।
अब देखते भैया, अगर मैं 1 रखता हूं तो b के नीचे 2 और b के नीचे 4, बिल्कुल चलेगा भैया। अगर मैं 1 की जगह a की जगह 4 रखता हूं तो 4/2 जो होगा वो 2 के बराबर आ जाएगा, 4/4 1 के बराबर, बिल्कुल ठीक, सही डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपके पास सेट ऑफ रूल्स के बिहाफ पे डिफाइन हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखना, कह रहा है कि इसका मुझे रोस्टर फॉर्म चाहिए। x इज अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 5। हमारा जो x है वो एक 2 डिजिट का नंबर है और जो आपके डिजिट का सम है वो क्या आ रहा है मेरे दोस्त भैया, वो आ रहा है 5 के बराबर। तो मैं सबसे पहले ना इस्तेमाल करूंगा सबसे छोटे नंबर से कि 1 अगर मैं लेता हूं, 1 अगर मैं लेता हूं, मुझे चूंकि 2 डिजिट का नंबर चाहिए तो आगे मुझे 1 तो लेना पड़ेगा। 1 के साथ ऐसा क्या डिजिट ले लूं कि सम 5 आ जाए, 4 ले लो सर। अच्छा जी, 1 का काम खत्म भैया, मैं 2 ले लेता हूं तो 2 के साथ ऐसा क्या नंबर लूंगा भैया, 3 ले लो, ये 5 दे देगा। अब 3 में लेता हूं तो यहां पे 2 आ जाएगा, 4 लेता हूं तो यहां पे 1 आ जाएगा। क्या कोई भी और 2 डिजिट का नंबर होगा, क्या कोई भी और 2 डिजिट का नंबर होगा जिनके डिजिट का सम 5 है? तो 05 को मत कंक्लूड करना, ये 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है बल्कि सिंगल डिजिट का होता है। तो हमारा जवाब आ चुका है। अब बोला कि x हमारा एक इंटीजर है और मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए। चलो भाई, x मुझे एक इंटीजर चाहिए और साथ में मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए। तो मैं काम करता हूं, मैं वो एलिमेंट को ही हटा देता हूं जो ये कंडीशन दे रहा है लेस देन वाला। तो भैया -9 से लेकर +9 तक जो होगा वो सेम इसी कंडीशन को जनरेट करेगा। तो देखना बेटा, अगर मान लो कि मैं इंटीजर लेता हूं तो यहां पे डॉट 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 और मैं ले लेता हूं, सुनो, माइनस का 10 माइनस का 10 नहीं, माइनस का 11 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 11 और माइनस का 10। यहां तक तो ठीक है क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन 9 देगा और माइनस का 9 क्योंकि ये भी दे देगा। लेकिन इसके जस्ट बाद जो आपका आएगा बेटा वो याद रखना कि वो आ जाएगा प्लस का 9 10 11 एंड सो ऑन। आई होप कि ये आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर मैं मॉड ऑफ एक्स का मीनिंग समझू तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी आप रखोगे उसका आउटपुट प्लस हो जाता है, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर कुछ भी रखोगे उसके आउटपुट को ये पॉजिटिव निकालता है। तो अगर मैं -10 रखूंगा तो आउटपुट को +10 निकालेगा, इससे बड़ा है यस। -9 रखूंगा तो आउटपुट को +9 निकालेगा, इसके बराबर या बड़ा है यस। तो ये मेरे कुछ वो नंबर्स हो जाएंगे। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्वीट, तो मैं इसको भी लिखने वाला हूं। अब मुझे पता है कि कोई चीज रिपीट नहीं करूंगा तो मैं पहले लिख देता हूं S, फिर W, फिर एक बार E और एक बार T। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्योंकि मुझे स्वीट के जो आपके वर्ड्स हैं उसके लेटर्स को यूज करना था और कोई भी हमें पता है कि सेट के अंदर कोई भी आपका एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अब इसको देखो भाई, ये कैसे होगा, तो इसमें भी अपने पास कई रूल लगा हुआ है। रूल नंबर 1 यहां पे लगाया हुआ है, रूल नंबर 2 यहां पे लगाया हुआ है एंड रूल नंबर 3 यहां पे लगा हुआ है। कह रहा है कि n की वैल्यू 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर लेना है और उसको जनरेट करना है। तो भैया n की वैल्यू 6 से छोटा लेना है और नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 + 1 2, 2/1 तो ये आ जाएगा 2। फिर रखता हूं 2 रखने पे तो 2 + 1 3, 3/2 का मतलब भी ऐसा आ जाएगा। फिर अगर मैं 3 रख देता हूं, 3 + 1 4/3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा भैया 5/4 आ जाएगा और रख नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू लेस देन है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ये 2/1 कर देता हूं, इसकी जगह पे मैं 2/1 कर देता हूं, ऐसा कुछ। x इज अ कंपोजिट नंबर, तो भैया कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं सबसे पहले छोटे कंपोजिट नंबर 4 से इस्तेमाल करता हूं, फिर 6 एंड उसके बाद से 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन। तो ये मैं डॉट डॉट लगाता हूं या एलिप्सिस, जिससे आगे ये कंटिन्यूएशन में रहे। अब आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है ये पता तो चल चुका होगा। मैं आपको ले चलता हूं अब इस कहानी के सबसे अमेजिंग पोर्शन पे, दैट इज योर टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट को डिफाइन करते वक्त कैसे इसको क्लासिफाई करें। तो यहां पे देखो भाई, आपके पास एम्प्टी सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट क्या होगा, फाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इक्वल सेट क्या होगा। इनमें सबसे पहला जो है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो फाइनाइट सेट की बात कर रहा है तो पहले इसके नाम से क्लियर है कि भाई एक ऐसा सेट जो फाइनाइट है, काउंटेबल है, यानी इसके अंदर के नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो काउंटेबल हो आराम से। तो सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए जो है वो क्या बोल रहा है बेटा, ये हमारे पास ए इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब समथिंग काउंटेबल, दैट सम एग्जिस्ट सम। अब भाई इसका क्या मतलब है? तो मैं बोल देता हूं कि जिसके आपके टर्म्स काउंटेबल हो, नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो काउंटेबल हो। नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे होने चाहिए दोस्त? वो काउंटेबल होने चाहिए, काउंट किया जा सके, काउंटेबल। अगर ये आप काउंट कर पा रहे हो तो क्या बोल रहे हो बेटा कि ये मेरे पास फाइनाइट सेट है।
तो भैया इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स आपके इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनकाउंटेबल होते हैं, नॉन काउंटेबल होते हैं। तो जवाब है बिल्कुल ठीक। तो बोला कि एन ए इक्वल टू एन, अब किसी एन ए क्या कहलाता है सर, ये नई चीज क्या आ गई। तो सेट ए के एन का मतलब होता है कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ मेंबर या एलिमेंट कितने हैं, और इसी को मैथ में आगे चल के कार्डिनलिटी बोला जाएगा बेटा। क्या? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, इसी को कार्डिनलिटी बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी सेट के अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। अ सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट इफ इट इज नॉट अ फाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनफाइनाइट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो डॉट डॉट लगा के, जिसमें बोलूं नेचुरल नंबर लिख दो, जैसे मैं बोलूं नेचुरल नंबर लिखो, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं, ये तो काउंट करना ही टफ है सर। इसके आगे अगर ये एलिप्सिस लगा हुआ है और आगे एलिप्सिस के कोई नंबर नहीं, मतलब दिस इज समथिंग इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको बताना है नेचुरल नंबर टिल 100, नेचुरल नंबर टिल 100, तो इसका जवाब हो जाएगा नेचुरल नंबर टिल 100। तो मैं अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 और ये एलिप्सिस लगाया, लेकिन लास्ट में कितना लिख दिया 100, तो दिस इज समथिंग काउंटेबल है। मुझे पता है कि इसमें टोटल आपके 100 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, पर यहां पे सर ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। चलिए जी, तो एक फटाफट से एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल इन अ प्लेन। भाई अगर मैं बोलूं कि सेंटर सेम रखना है और कंसेंट्रिक का मतलब होता है रेडियस चेंज करते हुए सर्कल बनाना है, तो भैया रेडियस तो कुछ भी ले सकते हैं ना, ऐसे तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ अलग अलग रेडियस ले सकते हैं। तो दिस इज योर नॉन फाइनाइट, या क्या बोल सकते हैं बेटा इसको कि भैया इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है सर। दिस इज समथिंग इनफाइनाइट सेट, दिस इज समथिंग इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और सेंटर बस सेम रखना है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दिस इज फाइनाइट, आपके कितने टोटल आपके लेटर्स होते हैं वो आपको पता है, तो ये आपके फाइनाइट है बेटा। दिस इज समथिंग फाइनाइट, जो हमें पता है कि इसमें कितने लेटर्स होते हैं, ये हमें पता है पहले से। अब बोला है कि x हमारा एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से बड़ा है। भैया 5 से बड़े वाले नेचुरल नंबर, ये तो काउंट करना सर हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये हमें थोड़े पता है। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, अगेन दिस इज इनफाइनाइट सेट, इसमें एलिमेंट्स को काउंट करना इज नॉट फीजिबल। x की वैल्यू जो है वो 200 से क्या हो बेटा, छोटी हो, लेस देन 200, और नेचुरल नंबर दिस इज फाइनाइट, दिस इज काउंटेबल। 1 2 3 से लेकर टिल 200 तक हमारे नेचुरल नंबर चाहिए, केवल 200 तक, तो ये हमारे पास काउंटेबल है। x 5 से छोटा और इंटीजर हो, इंटीजर है 5 से छोटा, ये प्रॉब्लम है भाई। इंटीजर तो हमारे पास नेगेटिव वाले भी होते हैं, तो अगर मैं इधर, अगर मेरे पास एलिप्सिस लगा हुआ है, अगर मान लो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 5 से छोटा मतलब टिल 4, तो भैया ये इधर साइड में जा रहा है ना इंफिनिटी, तो अगेन ये तो फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है सर। नीचे वाला इनफाइनाइट सेट होगा, नीचे वाला कैसा हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा सर। ये सेट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बोला कि 0 से 1 के बीच में आपके रियल नंबर, भाई 0 से 1 के बीच में इतने सारे रियल नंबर काउंट ही नहीं कर सकते। रीजन इज दैट कि अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो 0 से 1 के बीच में इतने सारे पॉइंट हैं और हर एक पॉइंट रियल नंबर होगा। सो दिस इज अगेन कैसा दोस्त, इनफाइनाइट सेट, कि भाई इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट आपका रियल नंबर होगा। क्योंकि रियल नंबर होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड वाले एलिमेंट्स, तो भैया 0 से 1 के बीच में इतने सारे पॉइंट है जो कि हर एक रियल नंबर को दिखाएगा, एंड दिस इज अगेन नॉन काउंटेबल। भैया ये काउंटेबल नहीं है। अब आते हैं एम्प्टी सेट, जिसको 2 अलग और नामों से जाना जाता है बेटा, जिसको नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं बेटा। एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो अगर मैं करली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर कुछ भी ना फिल करूं, या इसको दूसरे तरीके से ऐसे फाई से इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फाई। इसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, फाई। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली एकदम बिल्कुल डब्बा, कुछ एलिमेंट ही नहीं आ रहा। तो प्लीज याद रखना कि अगर आप गलती से इसको बोल रहे हो कि ये आपका क्या है दोस्त, एम्प्टी सेट, नहीं मेरे दोस्त, इसमें आपने एक एलिमेंट 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो प्लीज इस बात को सतर्क रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है केवल करली ब्रेसेस, अंदर कुछ भी ना दिखाई दे। अब जिस एग्जांपल के तौर पे बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है और आपने पास बोला है कि x की वैल्यू 0 से छोटी। भाई 0 से छोटी नेचुरल नंबर ये कब से होने लगा? तो भैया चूंकि कोई भी नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि जो सेट A है वो फाई को रिप्रेजेंट करेगा, या सेट A बराबर से आप ऐसे करली ब्रेसेस में बिना कुछ डाले लिख दो। अब बोला कि x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव। भैया कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। तो b की वैल्यू 5 लिख दो या b लिख दो, ऐसे करली ब्रेसेस को खुला छोड़ के, भाई उसमें कुछ भी एलिमेंट मत डालो। उम्मीद है कि आपको एम्प्टी सेट का मीनिंग समझ में होगा। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं।
सेट ऑफ ऑल इवन एंड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। भाई हमारे पास इवन नेचुरल नंबर चाहिए और डिविजिबल बाई 5 चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर देखूं कि इवन चाहिए और क्या चाहिए दोस्त, वो भी नेचुरल नंबर, तो 5 क्या होता है दोस्त, वो एक नेचुरल नंबर होता है और इवन होता है। भैया 10, सॉरी माय बैड 10, और 10 जो है 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। तो जवाब है नहीं सर, ये नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, भाई इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, क्या ये भी खाली है, तो जवाब है नहीं। नहीं। अब बोला कि अगर मैं बोलूं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x एक रेशनल वैल्यू देगा, भैया कभी भी नहीं देगा। x की वैल्यू जो आएगी वो जाएगी प्लस माइनस का √2, जो कि रेशनल तो नहीं देगा, और ये हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, ये खाली रहेगा सर, क्योंकि हो ही नहीं सकता। x इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 8 से छोटा हो एंड साइमल्टेनियसली x की वैल्यू 12 से बड़ा हो। ओ भाई साहब क्या मजाक कर रहा है, कह रहा है कि x की वैल्यू 8 से छोटी हो मतलब इधर, और 12 से बड़ी हो। भाई ये कौन सा नंबर होता है, ये कौन सा नंबर होता है, ऐसा साइमल्टेनियस एक साथ नहीं हो सकता ना, दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल। एक साथ तो नहीं हो सकता कि 8 से छोटा और 12 से बड़ा हो, ये क्या मजाक है सर। x इज अ नेचुरल नंबर और साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब है कि दोनों एक साथ आने चाहिए, दोनों अलग अलग है सर। x इज अ पॉइंट कॉमन इन एनी टू पैरेलल लाइन, भैया दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होता है क्या, नहीं, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट कहलाएगा। The empty set is a set which does not contain any element. Most of the people get confused whether कि ये जो लिखा गया क्या empty set है, तो जवाब है नहीं, क्यों, इसके अंदर एक एलिमेंट 0 को आपने डाल रखा है। चलिए जी, अब आते हैं कि भैया हमारे पास इक्वालिटी या ऑफसेट या इक्वल सेट क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इक्वालिटी ऑफ सेट्स या इक्वल सेट क्या होते हैं, ये बताइए। तो दो सेट को अगर मैं इक्वल सेट बोलना चाहता हूं या उनके बीच में इक्वालिटी रखना चाहता हूं, तो दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली मैच करने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इन बोथ, सेम एलिमेंट इन बोथ। और साथ में प्लीज प्लीज याद रखना, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एलिमेंट इन ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एलिमेंट इन बी। ऐसा ना हो कि भाई मान लो कि अगर आप एग्जांपल दो कि ए की वैल्यू आ जाएगा 2 3 4 और जो बी आ रहा है वो आप कह रहे हो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या ये इक्वल सेट है, तो जवाब है नहीं सर। रीजन कि भाई सेम एलिमेंट तो है, ये सेम एलिमेंट तो दोनों जगह पे है, पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपको ए इक्वल टू बी तो लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में एंड एन ऑफ ए जो है वो एन ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर आप दो सेट को इक्वल बोलोगे। तो जैसे मैं इसको लिख रहा हूं बेटा, देखना ये जो सेट है और ये जो सेट है, भैया 0 इसके अंदर है, हाँ, और 2 इसके अंदर है, यस, 5 यस, -1 0, और उसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, मतलब दीज आर इक्वल सेट। तो आपके ऑर्डर को रैंडमली स्कैटर्ड करके कैसे भी अगर दो सेट बना दिया जाए तो वो आपस में इक्वल सेट होते हैं। अब ये देखो आर दीज इक्वल सेट, तो जवाब है यस। पहली बात तो भैया पहला जो लिखने का तरीका है वो गलत है सर, वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि सेट में आपके डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। बट अगर लिख भी दिया है तो इसका होता है ना कि इसको भी एक्यूरेट बनाया जा सकता है ऐसे, तो फिर भी ये दोनों के दोनों इक्वल सेट है। अब बोला कि x इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6, 6 को डिवाइड करने वाले प्राइम डिवाइजर कौन है, 2 और 3 है। और बोला कि x इज अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दैट आर प्राइम, दो लगातार प्राइम, 2 एंड 3। कॉन्जिक्यूटिव आपके क्या है दोस्त, नंबर है जो कि प्राइम है। भैया और कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव में केवल यही होता है। तो अब ये बात है, दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो यस दीज आर द इक्वल सेट। उम्मीद है कि इक्वल सेट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कि भैया इक्वल सेट का गेम तो हमारा क्लियर है, अब बता दो व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स, ये क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट का मैच करना जरूरी है, सेम एलिमेंट हो या ना हो, सेम एलिमेंट हो या ना हो, ये अलाउड है, अलाउड रहेगा, अलाउड होगा भाई, ये अलाउड चलेगा, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके एलिमेंट सेम हो नहीं हो, बस उसमें नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा कि बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। आई होप कि इक्विवेलेंट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए जी, तो अब आपको थोड़े से और एक आध दो अच्छे सवालों के साथ क्लैरिटी देता हूं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट कौन है भैया, तो भैया पहली बात तो एन ए का मीनिंग लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है। एन बी कितना है दोस्त, तो भैया एन बी जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे देखा जाए तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट है।
एनसी देखा जाए और वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे, क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट देखना है भैया, 3 एलिमेंट है, और एनडी देखा जाए तो भैया इसमें अपने पास टोटल 5 है, तो मैं बोलूंगा कि एनए जो है वो एनसी के साथ मैच कर रहा है, तो ये अपने पास ए जो है वो अपने पास इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी होगा, और जो बी वाला है वो अपने पास डी वाले के साथ मैच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि सेट बी जो है वो इक्विवेलेंट टू सेट डी है। तो उम्मीद है बहुत बेसिक चीज थी जो सभी को समझ में आ चुका होगा। अब यार कुछ और सवाल अगर मैं आपको दूं, जैसे कि यहां पे मैं बोलूं कि क्या ये इक्वल सेट है, देख लेते हैं सर। तो DECENT अगर मैं देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे डिस्टिंक्ट तो नहीं लिखा गया, अलग अलग नहीं लिखा गया, पर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसको मैं सही तरीके से लिखता, इसका एक्यूरेट तरीका लिखता, इसको एक्यूरेटली लिखता, इसको अगर मैं एक्यूरेटली लिखता तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनता बेटा, ये बनता DEC, एक ई को हटा दो क्योंकि हो चुका है N और T। क्या ये इस वाले से मैच कर रहा है, क्या इस वाले से मैच कर रहा है, C है सर, E है, N है, T है, D है, तो टोटल 5 है, इसमें भी 5 है, तो यस दीज आर द इक्वल सेट, यस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बोला कि ए बी पाई और √2, ए पाई √2b, भाई बस सीक्वेंसिंग चेंज किया हुआ है, यस दिस में भी, यस दिस इज ऑल्सो अ इक्वल सेट। x इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स स्क्वायर के जीरो केवल x इक्वल टू 0 होता है। x इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो भैया रूट्स का मतलब होता है जो इसको सेटिस्फाई करे, वहां पे भी x की वैल्यू 0 आ रहा है, यस दिस इज ऑल्सो अ इक्वल सेट। फिर बोला कि x इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, x इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक मिनट, x हैज न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 या 1 से छोटी है, 1 या 1 से छोटी है। वापस समझते हैं, लेकिन किसका, ये आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि x हैज न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, x की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा ये कह रहा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, तो x की वैल्यू अपने पास एक तो प्लस का 1 और दूसरा माइनस का 1 आएगा। यार प्रॉब्लम है इसमें, ये इक्वल सेट नहीं है। रीजन बताता हूं कि x की वैल्यू लेस देन 1 में ये हो सकता है 0.5 भी, ये हो सकता है 0, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो जी 5 10 15 20, 5 10 15 20 एंड डॉट डॉट, देख लो ये इलिप्सिस मतलब एक्स्ट्रा नंबर, नॉट 5 n, नहीं सर ये अपने पास एक फाइनाइट सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो सेट थ्योरी की कहानी में, क्लासिफिकेशन के गेम में बस इतना ही। मिलता हूं इस कहानी के अगले पार्ट 2 में, यानी जहां पे हम बात करने वाले कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। लेक्चर नंबर 1 देखो मैंने अपनी तरफ से अपलोड कर दिया, और उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो को तो जरूर देख लिया होगा। क्या क्या बातचीत की गई थी लेक्चर नंबर 1 में, तो सेट्स क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 डिफरेंट टेक्निक्स, यानी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सेट्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाएगा। तो इन चीजों पे वीडियो नंबर 1 में बातचीत हो चुकी है। इस वीडियो नंबर 2 में एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले, तो सबसेट क्या होता है सर, पावर सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, और यहां पे इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने वाले 2 ऐसे फंडे जिसमें यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम पे आज बातचीत करने वाले हैं। और सेट्स थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। बाबू मुशाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब धुआंधार शुरू होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते कि लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैंने सेट को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, तो आपको क्लैरिटी दिया था कि एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट्स, जहां पे एक भी एलिमेंट ना आए, ऐसे सेट्स को एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट बोलते हैं। बेस सिंगलटन सेट क्या होता है, तो एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो। कैसा दोस्त, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, केवल और केवल 1 एलिमेंट हो जिस सेट के अंदर, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं दोस्त, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अच्छा एम्प्टी सेट की एग्जांपल की बात करूं तो फाई, या इसको ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर बिना किसी एलिमेंट को डाले लिख देते हैं। भैया मान लो कि अगर इसका एग्जांपल मैं पूछूं आपसे, तो यहां पे होने वाला है कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। लेट्स से कि मैं केवल एक एलिमेंट रखता हूं 1। भैया फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पाओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास दिए गए हैं, अगर ये काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या होने वाले दोस्त, अगर ये काउंटेबल है तो मैं बोलूंगा कि ये फाइनाइट सेट है। एंड अगर ये काउंटेबल नहीं है, नॉट एबल टू काउंट, नॉट एबल टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर रहे हो, अगर ये कैपेबल नहीं हो,
हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें आ जाए, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? दो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। लेट्स से कि मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं तो हम इनको बोलने वाले हैं कि ये सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। लेकिन जिन सेट के अंदर आपके एलिमेंट सेम आ जाए, सेम एलिमेंट हो, ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन यह भी होती है कि पहले सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एग्जैक्टली दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो काफी बार ऐसा होगा कि दो सेट में मान लो कि आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिखा गया है, तो उस सिनेरियो में ये रूल फॉलो नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको प्रिसाइजली बोलूं कि सेम एलिमेंट अगर किसी भी दो सेट के अंदर आ रहा है तो सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। प्रीकैप मिल चुका है आपके फर्स्ट वीडियो का। अब आते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट के ऊपर कि भैया यहां पे आपने बोला था कि सबसेट क्या होता है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कि पावर सबसेट अगर देखा जाए या प्रॉपर सबसेट देखा जाए या सुपर सबसेट देखा जाए, इनमें भी डिफरेंसेस बताएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसेट से। यार नाम से ही क्लियर है, सब मतलब होता है किसी चीज का छोटा सा पार्ट। किसका? सेट का छोटा सा पार्ट। सब मतलब पार्ट किसका? सेट का। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको इसी तरीके से समझा जाए तो बोला है एक सेट ए सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको मैं सबसेट बोलने वाला हूं, पर किसका? एक दूसरे सेट बी का। एक सेट ए को मैं किसी दूसरे सेट बी का सबसेट बोलूंगा अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर छुपा हो। जैसे कि अगर मान लो कि मेरा सेट ए जो है वो 1,2 है और सेट बी जो है 1 2 3 4 है, तो आप चेक कर सकते हो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, 1 की बात करूं यहां पे छुपा हुआ है, 2 की बात करूं यहां पे छुपा हुआ है। तो अब यहां पे सीधी सी बात निकल के आती है कि बी का एक छोटा सा टुकड़ा सब पार्ट जो है वो सेट ए बना रहा है, तो मैं इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये जो सिंबल होता है बेटा, ये सबसेट का सिंबल होता है, प्लीज इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है कि सबसेट का मीनिंग क्लियर होगा। वापस समझा देता हूं कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से निकल के बन रहा है तो वो उस सेट का सबसेट कहलाएगा। अब मैं बोलूं कि ए जो है वो बी के ही एलिमेंट को तोड़ के बनाया गया है, तो ए जो होगा बी का सबसेट कहलाएगा। बे सबसेट का मीनिंग तो क्लियर हो गया, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट क्या है? तो बोला कि अगर सेट ए हमारा बी का प्रॉपर सबसेट कहलाना चाह रहा है तो यहां पे ए और बी हमारे पास इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि जिससे तोड़ के बनाया गया है वो बड़ा सा सेट जो है वो पहले वाले सेट के नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा ही हो। अब यहां पे मान लो कि अपने पास एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो सेट बी में 3 एलिमेंट है, सेट ए में केवल 2 एलिमेंट है। अच्छा, सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हैं, लेकिन बी सर्वशक्तिमान है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो सबसेट का गेम है, अब ये प्रॉपर चल रहा है सर, तो इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज द प्रॉपर सबसेट। अब आप सोच रहोगे दोनों में फर्क क्या होगा? फिर ये तो दोनों सेम डिफिनेशन दे दिए। नहीं मेरे दोस्त, फर्क होता है, बताता हूं। लेट्स से कि मान लो कि एक सेट मैंने ले लिया और ये ले लिया ए बी, दूसरा सेट मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया ए बी। अब आप खुद बताओ कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर से निकाले गए? तो जवाब है यस। तो मैं कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन क्या यहां पे मैं इस बात को बोल पाऊंगा कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? तो जवाब है नो सर। ये जो सिंबल होता है बेटा, ये प्रॉपर सबसेट का होता है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल सेट हो गए, तो भैया इसमें सबसे बड़ा कौन है जिसकी वजह से दूसरा बनाया जा सकता है, ये क्लैरिटी नहीं है। तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। सबसेट तो हुआ, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए दोनों को इक्वल सेट का ना होना भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको मीनिंग समझ में आएगा कि हाउ दे आर डिफरेंट, और प्रॉपर सबसेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो चलिए जी एक बार इसको ना थोड़ा और क्लैरिटी में रखते हैं। अब ये आ गया भाई सुपर सेट एंड प्रॉपर सुपर सेट। भाई ये क्या होता है? सुपर सेट की अगर मैं बात करूं तो बोला कि एक सेट ए को मैं सुपर बोलने वाला हूं या सुपर सेट बोलने वाला हूं किसी सेट बी के लिए अगर बी का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। भैया ये बात ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सबसेट का आप रिवर्स डायरेक्शन चल रहे हो। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि ए हमारे पास यहां पे है, बी हमारे पास यहां पे है, तो आप चाहते तो ये भी तो कह सकते थे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
आप ये तो कह सकते थे ना कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है और वो सुप्रीम है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उससे हर एक सेट को तोड़ के बना रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगा कि इसी को दूसरे भाषा में कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो भैया ये पता नहीं क्यों आपस में एक दूसरे के ना कन्वर्स लग रहे हैं कि अगर मेरे पास जो सबसेट आ रहा था उसी का कन्वर्स डायरेक्शन सोचा जाए तो ए जो है ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, तो भाई ये क्या करेगा, सुपर सेट बना लेगा अपने आप को बी का। तो उम्मीद है कि आपको इस सिंबल का मीनिंग समझ में आएगा कि वी हैव टू यूज द सिंबल दिस वन। ये सिंबल हमारे पास सुपर सेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर सुपर सेट बोलूं तो कंडीशन छोटी सी है। क्या कंडीशन है बेटा? कि भैया प्रॉपर सुपर सेट में हमारे पास सुपर सेट तो होना चाहिए लेकिन वो आपस में इक्वल सेट नहीं होना चाहिए जिसे प्रॉपर सबसेट में बात करते थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है कि अगर मैं सबसेट बोलता हूं तो मैं क्या करता हूं, उस सेट को दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच कराता हूं, लेकिन इसी को मैं दूसरे लहजे में करूं तो जो बड़ा वाला सेट है वो सुपर है ना, क्योंकि सबसे बड़ा है तो वो पहले वाले सेट का सुपर सेट कहलाएगा। चलिए जी, अब इसको ना थोड़ा सा ना ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से कि एक सेट ए था 1 2 3, दूसरा सेट था बी 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा कि ए जो है वो बी का एक सबसेट कहलाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ए के तीनों एलिमेंट बी के अंदर से, तो मैं सबसेट तो बोल दूंगा। और यहां पे बोलूंगा कि ए इज अ पार्ट ऑफ बी, जिसको सबसेट बोला जाता है। अगर कोई किसी का छोटा सा टुकड़ा होता है तो सब किसका, उस सेट का, तो मैं इसको सबसेट बोलूंगा। सिंबल आपको समझ में आ गया बेटा? सिंबल समझ में आ गया कि इसको सिंबॉलिकली कुछ हिस्से दिखाया जाता है। अब ना थोड़े नीचे वाली बात को क्लियर करते हैं कि भाई सी और डी में ऐसा लग रहा है कि सी में 6 5 4 है और डी में 4 6 5 है, तो पता नहीं क्यों सी के सारे एलिमेंट डी के अंदर से निकाले गए। तो मैं बोलूंगा कि C इज अ प्रॉपर, अरे नहीं सर, सबसेट बोलते तो चल जाता, प्रॉपर तो नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग है बेटा। यहां पे आपको बोलना चाहिए था कि C इज अ सबसेट ऑफ D। प्रॉपर होने के लिए इन दोनों का इक्वल सेट न होना चाहिए, इक्वल सेट न हो तब प्रॉपर बोल सकते हो। अब इसी बात को मैं सुपर सेट के तौर पे समझता हूं कि मैं सुपर सेट में आपने ये भी तो बोला था कि जिस सेट के एलिमेंट सबसे ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सुप्रीम है। क्यों? इसी से तोड़ तोड़ के ये छोटे छोटे सबसेट बनाया गया। तो मैं यहां पे बोलने वाला हूं कि बी जो है वो हमारे पास सुपर सेट है, किसका? ए का। तो ये प्रॉपर सुपर सेट का सिंबल है क्योंकि नीचे इक्वल टू जैसा नहीं लगा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो चलो भाई लगा भी लेते, लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लूंगा सिंबल, तो ये सुपर सेट कहलाएगा। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई कि प्रॉपर होने के लिए दोनों के अंदर एक चीज मैंडेटरी है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्लस ए नॉट इक्वल टू बी। ये दो कंडीशंस अगर लगा दिए जाए तब जाकर मैं बोलूंगा कि प्रॉपर वाला गेम हो गया। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो अब ऐसी बात है केवल सबसेट तक ही वो सीमित रह जाएगा। सुपर सेट का मतलब वो बड़ा सा सेट जो बाकी सेट्स को बना रहा है वो सुप्रीम है। चलिए जी, अब आते हैं यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट पे। कहने के लिए तो इतना हैवी सा नाम है, वीवीआईपी नाम है, पर है कॉन्सेप्ट एकदम पिद्दी सा। कार्डिनलिटी का मतलब होता है किसी सेट के अंदर कितने सारे एलिमेंट दिए गए हैं। जैसे मान लो कि एक सेट लिखता हूं ए, जिसमें मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ यू, यानी वॉवेल्स का सेट मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा? वॉवेल्स का सेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वॉवेल के सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर या एलिमेंट है, तो आप काउंट करना 1 2 3 4 5। तो मैं इसको लिखूंगा कि n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन V ये 5 के बराबर है। तो ये जो आपका नेचुरल नंबर आ रहा है यही इस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ सेट, इसी को कार्डिनलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इस सेट की कार्डिनलिटी का मतलब होता है उस सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या कितने मेंबर्स लिए गए हैं। आई होप कि बहुत बेसिक चीजें थी। और चूंकि जब भी आप मेंबर को काउंट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके कैसे होने चाहिए। तो यहां पे क्लियरली लिखा है कि लेट ए बी एनी सेट देयर आर एग्जैक्टली एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ओ भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जब सेट ए के एलिमेंट को काउंट कर रहे हो तो वो डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। अब मान लो कि मैं आपसे दो एग्जाम्पल देता हूं मेरे दोस्त। लेट्स से कि पहला एग्जांपल देता हूं कि एक सेट ए है जो लिखा हुआ है 1 2 3 4। मैं अगर पूछूं कि इसकी कार्डिनलिटी बता दो भाई, इसकी कार्डिनलिटी बता दो, तो आप बोलोगे भैया 4 आएगा। लेट्स से कि एक दूसरा सेट लिखता हूं और ऐसे लिखता हूं 1 2 2
4 अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? तो भैया आप ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6, नहीं, एन बी जो है वो 6 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए सर। सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि एलिमेंट आपके सेम नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो डिस्टिंक्ट बनाने के लिए 2 जो 2 बार था उसको एक बार लिखेंगे, 4 जो 2 बार था उसको एक बार लिखेंगे। तो अब एन ऑफ बी जो है सर वो आ जाएगा यहां पे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी आएगा 4 के बराबर। तो प्लीज इस बात को समझिएगा कि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को डिफाइन करते वक्त आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां पे जो आपके एलिमेंट है, मेंबर है या ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं। चलिए, तो अब आते हैं इस बात को थोड़ी सी और क्लैरिटी में लेने पावर सेट के साथ। अब सर ये नया क्या बवाल है? आपने सबसेट समझा दिया, सुपर सेट समझा दिया, प्रॉपर सबसेट समझा दिया, प्रॉपर सुपर सेट समझा दिया, अब ये पावर सेट, नया कुछ और। प्लीज इस बात को ना अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि मेरे पास एक सेट ए था, मैं इसमें से चॉइस रखता हूं एलिमेंट को पिक करने का, चॉइस ऑफ पिकिंग अप अ एलिमेंट, पिकिंग अप ए एलिमेंट। ए ना लिख के एलिमेंट लिख देता हूं, ए ना लिख के मैं लिखता हूं एलिमेंट। मैं हो सकता है कि एक साथ कई सारे एलिमेंट पिक कर लूं। तो मैं अगर किसी सेट से एलिमेंट को पिक करने की चॉइस निकालूं तो वो आपके पास जितने भी बनेंगे वो पावर सेट को बनाएंगे। नहीं समझ में आया? चलो कॉमन सेंस लगाते हैं कि भाई इस सेट ए के कितने सबसेट हो सकते थे। इस सेट ए के कोई भी एलिमेंट को अगर मैं उठा के एक सेट बनाना चाहूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसेट बनेगा। तो सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट को मैं बोलूंगा या कलेक्शन ऑफ सबसेट को बोलूंगा कि पावर सेट ऑफ दैट ए। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अरे लो भाई दोबारा समझाता हूं कि मान लो कि ए के साथ अपने 3 एलिमेंट थे, मेरी मर्जी करे कि मैं सेलेक्ट ही ना करूं, कुछ भी नहीं उठाना चाहता भाई, चलो भाई कुछ नहीं उठाया, मेरी मर्जी कि कुछ भी नहीं उठाना है, ये भी तो चॉइस हो सकती है ना। मेरी मर्जी करे कि मैं 1 उठा लूं, 1 उठा लिया भाई, मेरा मन कर रहा है 2 उठा लूं, मेरा मन कर रहा है 3 उठा के एक सेट बना दूं, मेरा मन कर रहा है कि 1 और 2 को एक साथ उठा लूं, मेरा मन कर रहा है कि 1 और 2 और 3 को एक साथ उठा लूं, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि 1 और 3 को एक साथ उठा लूं और तीनों को एक साथ उठा लूं। तो ये चॉइस अपने पास मिला हुआ है और किसी सेट के एलिमेंट्स को तोड़ के सबसेट ही बनाया जाता है। तो आइडली मैंने क्या किया दोस्त, ये मैंने एक सबसेट बनाया हुआ है। ये सबसेट की संख्या जो है वो अपने पास पावर सेट के आपके कार्डिनलिटी की बात करता है। तो कोई पावर सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ सबसेट के बराबर, जो कि आता है 2 की पावर n। भैया ये कैसे आया? अब इसको काउंट किया, ये 8 आ रहा है, ये कितने एलिमेंट है बेटा? 3। अब ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 के बराबर। तो कार्डिनलिटी हमारी जो आती है बेटा किसी पावर सेट की, वो आती है 2 की पावर n के साथ, 2 की पावर n के साथ। अब मैं अगर इन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, ये जो मैंने सबसेट बनाया हुआ बेटा, अगर इनको कलेक्ट करके एक प्रॉपरली सेट बना दूं तो इसी सेट को पावर सेट बोला जाता है। यानी भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन ही, उनका सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। तो सबसे पावरफुल हो किसी भी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है, अगर उनको मैं वापस से सेट के अंदर बना लूं, उनका एक अलग सेट बना लूं, तो मैं उसको पावर सेट बोलने वाला हूं। तो भाई यहां पे समझ में आया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट, और इसको डिनोटेड करते हैं पीए से। पीए में एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ऑब्वियस सी बात है कि भैया पीए के अंदर हर एक एलिमेंट खुद का एक सेट होगा। क्यों? 5 नल सेट है, 1 एक सेट है, क्योंकि आप सबसेट कोई तो कलेक्ट कर रहे हो। The power set of given set is always non-empty। भाई बात तो सीधी सी बात है कि अगर मैं सेट बनाने जा रहा हूं और गलती से कह दिया कि एक भी नहीं उठाया, तो एक भी ना उठाने का मतलब 5 को तो आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया ना, तो ये कभी भी आपके पास एम्प्टी नहीं होता है। चलो अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आपको ना अच्छे से एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूं मेरे दोस्त। समझना कि लेट से कि मान लो कि एक सेट मेरा था X और इसमें एलिमेंट थे ए बी सी, ए बी, ये मान लो कि मेरे पास था। मैं इसके सारे सबसेट सोचना चाह रहा हूं। तो भाई आप एक काम करो, सबसेट का मतलब होता है कि क्या क्या एलिमेंट आप उठाना चाह रहे हो। मैं कुछ भी नहीं उठाना चाह रहा हूं, मतलब 5। मेरा मन कर रहा है ना मैं ए को उठाऊं और उसका एक सेट बना लूं, ठीक है भाई। मेरा मन कर रहा है मैं बी को उठाऊं अकेले और उसका एक सेट बना लूं, उठा लो भाई। मेरा मन कर रहा है सी को उठा लूं और उसका एक सेट बना लो भाई।
यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी चॉइस है ए और बी को उठाऊं और इसका एक सेट बना लूं। मेरी चॉइस कह रही है कि बी और सी को उठाऊं, उसका एक सेट बना लूं। मेरा तो मन कर रहा है ए और सी को एक साथ उठाऊं और उसका एक सेट बना लूं। यार ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ए बी सी तीनों को एक साथ ले लूं और इसका एक सेट बना लूं। तो ये जो आपने सारे सबसेट लिखे हुए हैं, ये आपने क्या लिखे मेरे दोस्त? सबसेट लिखे हुए हैं। अगर इन सभी सबसेट का एक सेट बना दो, इसका एक सेट बना दो, तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? अब ये बन जाता है पावर सेट। क्या बन जाता है मेरे दोस्त? पावर सेट। तो भैया जितने भी सबसेट्स थे, अगर उनको कलेक्ट करके एक सेट बना दो तो इसी को पावर सेट बोलते हैं। अब यार नो चॉइस मतलब फाइव को करेक्ट कर लिया तो कम से कम कर्ली ब्रेसेस में फाइव तो आएगा, मतलब एक एलिमेंट तो आएगा। तो ये हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट? मान लो कि कोई सेट मेरे पास दिया गया है, वो एम्प्टी था, इसका पावर सेट क्या होगा? भैया एम्प्टी था यानी ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में ऐसे है। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं कितने चॉइस है? भैया केवल एक ही चॉइस है कि इसको उठाना पड़ेगा। तो मैं इसको उठाया और इसका एक सेट बना दिया, इसका एक सेट बना दिया, या मैंने 5 को उठा लिया, मतलब कुछ भी नहीं उठाया और इसका भी एक सेट बना दिया। तो प्लीज आप कॉमन सेंस लगाओ कि अब हमारे पास पावर सेट ऑफ ए जो है उसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं? भैया एक एलिमेंट तो आ रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 5? भैया ये तो समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट जो हमारे पास होता है उसका पावर सेट बनता है कुछ ऐसा। लेकिन अब बोला कि व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 5? ये अलग एग्जांपल है बेटा, ये अलग एग्जांपल है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। भैया मान लो कि पहले से कोई सेट दे रखा 5, पहले से एक सेट दे रखा 5, यानी ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। मैं इसके सबसेट बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कुछ भी ना उठाऊं, कुछ भी ना उठाऊं मतलब 5 उठा लो, कुछ भी ना मतलब 5, कुछ भी ना मतलब 5। मैं चाहता हूं कि इसका जो एलिमेंट एग्जैक्टली था उसको उठाऊं, उसको उठाऊं। इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट के तौर पे काउंट करोगे। 5 का मतलब होता है आप कुछ भी नहीं उठा रहे हो, और इसका मतलब होता है कि आप इसको उठा रहे हो, और इन दोनों को पैक कर दो भाई एक सेट बनाकर, तो यही हो जाएगा आपके पास पावर सेट ऑफ ए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो भैया इसका पावर सेट ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, लेकिन एम्प्टी सेट का पावर सेट ऐसा दिखाई देगा। चलिए जी, अब आते हैं कि भैया हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट कितना होता है। हमारे पास किसी भी सेट में कितने सारे सबसेट हो सकते हैं। तो फॉर्मूला वैसे तो तुमको क्लियर कर रखा हूं कि 2 की पावर n होता है, क्योंकि हमें पता चल गया भाई कि कोई सेट की कार्डिनैलिटी अगर p है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर p, क्योंकि पावर सेट के अंदर के एलिमेंट्स ही तो सारे सबसेट से बने हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अ सेट कंटेनिंग l एलिमेंट्स हैज 2 की पावर n सबसेट, और इसका जो पावर सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 2 की पावर n आ जाएगा, या उसमें अगर p एलिमेंट है तो p आ जाएगा 2 की पावर p। तो अब मैं बोलूं कि अगर मान लो कि सेट ए था जिसपे 2 एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा कि इसके कितने हमारे पास वो आ जाएंगे बेटा, इसके कितने आ जाएंगे हमारे पास सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा? तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। मेरे को चाहिए प्रॉपर सबसेट। मुझे क्या चाहिए दोस्त? प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी? तो प्रॉपर सबसेट की संख्या में आपको पता है दोस्त कि दोनों सेट इक्वालिटी नहीं रखते हैं। मतलब जब मान लो कि मैं बोलूं इसके मैं अलग अलग सेट बना रहा हूं, पहले एक भी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, 1 को सेलेक्ट कर रहा हूं, 2 को सेलेक्ट कर रहा हूं, भैया 3 को सेलेक्ट कर लो। अच्छा 3 तो है नहीं, सॉरी, मैं 1 और 2 एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सेलेक्ट कर सकता था। तो ये आपका ना सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर में चूंकि आपकी इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो इसको रिमूव कर दो। कितना बचा देखिएगा बेटा? 3 बचा। 3 का मतलब होता है 2 की पावर 2 जो आपका आया था उससे एक रिमूव कर दो। सर कौन सा? जो इक्वालिटी बना रहा था बस उसको हटा दो। तो इसलिए फॉर्मूला बनता है बेटा प्रॉपर सबसेट का 2 की पावर n-1, ये बनता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में क्यों फॉर्मूला ऐसा बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक ऐसा आपका सेट निकाला जा रहा है जिसकी वजह से इक्वालिटी आपकी बन रही थी, उसको रिमूव किया गया, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पे, अगले फंडे पे। क्या बोला बेटा? देखिएगा कि अगर एक सेट है जिसमें na की वैल्यू 10 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर सेट, पावर सेट ऑफ ए। p मतलब पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो होता है सबसेट की संख्या, और सबसेट की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 की पावर कितना है सेट ए का एलिमेंट? 10। ये हो गया आंसर। अब बोला कि हमारे पास n ऑफ p बताइए व्हाट इज a हैज 100 एलिमेंट। अगर a में 100 एलिमेंट है, पार्ट 1 हो चुका। पार्ट 2, इफ अगर आपके पास a के पास 100 एलिमेंट है
तो पावर सेट ऑफ ए की संख्या कितनी होगी एलिमेंट्स की, क्योंकि सबसेट की संख्या पूछ रहा है, हो जाएगा 2 की पावर 100। तो क्वेश्चन बहुत आसान था जो आप लोगों ने आराम से क्रैक कर लिया होगा। अब आते कुछ सवालों पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि 1 जो है वो हमारे पास क्या है दोस्त, बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से। भैया बात तो सही है, ये ट्रू है। बिलोंग्स करने का मतलब उसके अंदर से निकाला जाना। अब कह रहे कि ए इज अ प्रॉपर, ऑब्वियस बात है प्रॉपर, अगर ए जो है इस सेट के अंदर है और ये दोनों बराबर सेट नहीं है तो भाई ये हमारे पास ट्रू होगा क्या, ये ट्रू होगा क्या? तो जवाब है यस सर, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब मैं ये समझ रहा हूं कि भाई ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए लिटरली। गाइस आर यू श्योर सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए? जवाब है नहीं सर। अब बोलोगे सर, आप बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले मैंने आपको कंफ्यूज इसलिए किया क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ए एलिमेंट है या सेट है? भैया भाई तो ए जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन जब आप सबसेट या प्रॉपर सबसेट लगाते हो दोस्त, वो तो सेट के लिए लगाते हो ना, वो क्या करते हो तो सेट के लिए लगाते हो। आप तो सेट निकाले रहते हो ना। जैसे मान लो कि मैं बीसीए में मान लो बोलता कि बी का एक सेट है, तो ये आपका सिंबल मिसिंग है कि नहीं? देखो ये सिंबल मिसिंग है और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा। अगर इस सवाल में दिया रहता कि ए जो है ये एक सेट है और ये प्रॉपर सबसेट है बीसीए का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है बेटा, ये स्टेटमेंट देन ट्रू हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। क्योंकि ए को कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज नहीं किया, मतलब सेट नहीं बनाया, मतलब सबसेट नहीं बनाया है, तो इसी वजह से वो गलत होगा। क्योंकि ए एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट कभी भी बिलोंग करता है। चलो ए बी जो है इसी के अंदर से उठाया जा रहा है, इक्वल सेट है। यहां सर ये तो इक्वल सेट है क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखूंगा तो इक्वल सेट हो गया। द सेट कौन सा बेटा, कि x प्लस 8 बराबर 1, x की वैल्यू तो यहां से 0 आ गई। इज द नल सेट, नहीं सर एक एलिमेंट आ रहा है, दिस इज नॉट द नल सेट, दिस इज नॉट द नल सेट, ये फॉल्स है। ये है आपका ट्रू और ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये अपने पास नल सेट नहीं होता सर। नल सेट में एक भी आपके आउटपुट आते ही नहीं है, नल सेट के अंदर आउटपुट आते ही नहीं है, क्योंकि 8 को लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू 0, मतलब कम से कम एक आउटपुट तो आया है, तो ये अपने पास एम्प्टी सेट तो नहीं है। अब आ जाओ भाई फटाफट से क्या इस फॉर्मूले पे, कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई इसके जितने सबसेट हो सकते हैं वो लिख दो। तो भैया मैं सबसेट लिखने वाला हूं, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं इसके अंदर का केवल एक एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूं। ये हो गया भाई सबसेट। चलो भाई 0 और 1 में देखो कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना मेरे को, 0 सेलेक्ट करना उसका सेट बना देना, क्योंकि सबसेट लिख रहा हूं। 1 सेलेक्ट करूंगा उसका सेट बना दूंगा, मैं 0 और 1 का कॉम्बिनेशन लेकर एक सेट बना दूंगा, तो ये इसका सबसेट हो गया भाई। और बोला है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी निकालना था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखना कितना आएगा। बाय द वे एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 मतलब देखो 2 ही आएगा, मैच कर लो। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 मतलब अपने पास 4 बना होगा, देखो 1 2 3 4 मैच कर लो। तो बाकी का आप प्लीज ऐसे ही कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिसिंग आपकी अटमोस्ट हो जाए। अब आते कि भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। पहले तो इस बात को समझते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, जो सब कुछ कंटेन करता हो। यूनिवर्स इज समथिंग जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। तो वैसे ही यहां पे देखा जाए, अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब मान लो कि मैं बोलूं कि मेरा 2D फिगर है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट किससे बनेगा भाई, इन सभी पॉइंट को अगर मैं कलेक्ट कर लूं तो ये अपने पास यूनिवर्सल सेट बनाएगा। और इसका सिंबल होता है बेटा ऐसे यू के साथ, इसका सिंबल यू होता है। अब भैया इससे थोड़ा सा ना सेट के अंदर समझाओ कि सेट के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे करें। मान लो एक सेट ए है बेटा, ये सेट बी है और ये सेट सी है। अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट देखूंगा तो अब ये सी बात है कि इन सभी सेट के एलिमेंट को अकेले लेकर बैठा होगा, वो अकेले लेकर बैठा होगा। या आप ऐसे समझो कि दिस इज द समथिंग सुपर सेट आप निकाल रहे हो, सुप्रीम एकदम। सुपर सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं पर इसमें नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग साउंड्स लाइक सुपर सेट, बट ये सुपर सेट नहीं होता बेटा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो सकता था, सुपर सेट में एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आइडियली इन तीनों को ना कंबाइंड कर रहे हो, कंबाइंड कर रहे हो। तो कंबाइन करने का मतलब हो जाता है कि आप क्या निकाल रहे हो दोस्त, यूनिवर्सल सेट निकाल रहे हो। अगर मैं एक सेट ले लेता हूं यू, तो जितने भी ये सब देख रहे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे यू के सबसेट बन जाते हैं। तो ए जो है वो भी यू का सबसेट बन जाएगा, सी जो है वो भी यू का सबसेट बन जाएगा, एंड सी जो है वो भी यू का सबसेट बन जाएगा। यही प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट अकेले लेकर बैठे हुए। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी आपके पॉइंट है वो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनमें से कोई 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो भैया यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही वो आता है।
तो सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर, तो n क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इंटरवल ऑन द रियल नंबर लाइन, तो सेट R जो है भैया वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इस बात को ना क्लैरिटी में तो ले चुके हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो बोला है कि व्हाट इज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या भाई, वेन डायग्राम एक ऐसा विजुअल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्त, कुछ न कुछ सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं कि भैया हमें दो सेट का यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, डिफरेंस निकालना है या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बोला है कि हमारे पास कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज अ वेन डायग्राम आफ्टर इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जॉन वेन। तो भाई जो मैथमेटिशियन ने इसकी खोज की थी उनका नाम था जॉन वेन, जिसका भाई आप देख सकते हो कि उनका ड्यूरेशन जिस पीरियड में उन्होंने इस चीज की बातचीत की थी दैट इज 1834 से लेकर 1923। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, और इन्होंने इस पूरे आपके कॉन्सेप्ट की खोज की थी और उन्हीं के नाम पे पढ़ा। ही स्टडीड इन द कैम्ब्रिज लंदन। दीज डायग्राम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स एंड ड्रॉ लॉजिकल रिजल्ट। भाई दो आपके अलग अलग सेट्स के बीच में कुछ लॉजिकल रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो इसलिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया गया। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये जो पर्पल वाला एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे कि वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। हाँ या ना, वैसा ही बोल रहे हो आप। ए और बी में कॉमन आपके जो एलिमेंट होंगे वो इस पर्पल एरिया के अंदर आएंगे। मैं बोलूं कि ये जो ग्रे कलर का एरिया है भैया ये वो एरिया है जो केवल ए के अंदर है, बी में नहीं है। मैं बोलूं ये आपका ब्लू कलर वाला, तो आप बोलोगे कि वो आपके एलिमेंट जो केवल बी के अंदर है। तो लॉजिकल रिजल्ट निकालने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी को कंबाइन कर लूं तो मेरा यूनियन सेट बन जाएगा। तो बोला कि वेन डायग्राम एज टूल्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। वेन डायग्राम आपके यूनिवर्सल सेट को दिखाता है हमेशा से, और इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन क्लोज कर्व। ठीक है भाई, यूजिंग ओवरलैपिंग सर्किल्स सो हाउ थिंग्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। भाई हम दिखाते हैं कि कैसे आपकी चीजें सेम है या डिफरेंट है। अब आते हैं कि इसको ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। मान लो कि मैंने बोला कि आपको नेचुरल नंबर लेना है 1 से 30 के बीच में, और दो सेट बना रहा हूं। एक सेट बना रहा हूं ए जो कि है मल्टीपल ऑफ 3 का, और एक सेट बना रहा हूं बी जो कि मल्टीपल लिखता है 5 का। तो अब बाबू बताओ, खुद से दिमाग लगाओ कि 3 के मल्टीपल ये सारे होंगे भैया, 15 30 भी हुआ। 5 के मल्टीपल कौन होंगे, ये होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेड कलर वाला जो हिस्सा है जिसको सर्किल किया गया है ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो भैया इससे वेन डायग्राम से एक फायदा यह मिला कि जो इंटरसेक्शन होता है ना दोनों सेट का, जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन वाला एरिया होता है वो एरिया होता है जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करके रखा हो। ये वो एरिया होता है जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को कंटेन किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ लॉजिकल आउटपुट निकाल पा रहे हो। सेम मान लो कि आपके मैमल्स की बात करूं, लेट से मैमल्स की छोड़ो, मैं बात करूं कि जो आपके समंदर होते हैं, जो आपके ओशियंस होते हैं, उसके अंदर वेल और फिश भी होता है। तो वेल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम जो पिक्टोरियल आपका तरीका है वो क्या करता है, कुछ लॉजिकल आउटपुट निकाल के देता है। थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। एक सेट ए था जो कि बी का सबसेट है, यानी बी के अंदर से ही बनाया गया। तो भैया इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। क्यों, बी के अंदर खुद ए है और इन सभी का कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मान लो कि ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है, जो भैया ए और बी इक्वल नहीं है। इक्वल सेट नहीं मतलब दो अलग अलग सेट है। तो अब सी बात है, कुछ तो ऐसे एलिमेंट होंगे ना जो कॉमन होंगे सर, कुछ तो एलिमेंट हैं जो कॉमन होंगे, और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों को सेपरेट बनाएंगे। तो बोला कि ए और बी नॉट इक्वल बट दे हैड सम कॉमन, तो ये कॉमन वाला इससे रिप्रेजेंट होगा। ए और बी इक्वल नहीं है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेपरेट बना लेंगे। तो वेन डायग्राम को कैसे बनाया जाता है ये थोड़ा लॉजिक आप लोगों ने देखा। अब आते हैं सेट ऑपरेशंस कि भैया कोई भी दो सेट उठा लो, 3 सेट उठा लो, उनके बीच में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो देखो भाई कुछ कॉमन ऑपरेशंस का मैं नाम ले लेता हूं। तो पहला कॉमन ऑपरेशन आता है यूनियन, कि दो सेट को यूनाइट कर देना, एक साथ जोड़ देना। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट के अंदर कॉमन क्या आ रहा है उसकी बातचीत कर लेना। तीसरा होता है बेटा अपने पास डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का दिखाता है कि दो सेट में से अगर मान लो कि मुझे चाहिए भाई कि पहले वाले सेट से दूसरे वाले का डिफरेंस निकाल दो। और चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बोला है कि सेट ऑपरेशंस आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सेट थ्योरी, जिसमें क्या करते हो मैथमेटिक्स के अंदर आप सेट्स में ऑब्जेक्ट को कलेक्शन पे बात करते हो कि कॉल्ड सेट्स। ऑपरेशंस जैसे आपको अलाउ करते हैं कि कंबाइन कर दो, कंपेयर कर दो, मैनिपुलेट कर दो मीनिंगफुल वे में, लेकिन
तो बोला कि टू सेट्स कैन बी कंबाइंड इन मेनी डिफरेंट वे। कैसे? फॉर इंस्टेंट मान लो कि इफ वी हैव अ सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि सॉकर खेलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, देन वी कैन फॉर्म अ सेट स्टूडेंट हु प्ले आइदर क्रिकेट और सॉकर। या हो सकता है कि मैं बोलूं कि दोनों में से वो बच्चे जो दोनों ही खेलते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि वो बच्चा जो केवल क्रिकेट खेलता है, सॉकर नहीं खेलता है, या मैं बोलूं कि वो बच्चा जो केवल सॉकर खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आप इस तरीके से चीजों को कंबाइन कर सकते हो। चलो मैं मान लेता हूं कि एक सेट ये है जो कि क्रिकेट बच्चे जो पसंद करते हैं उनके लिए, क्रिकेट वालों के लिए। ये दूसरा सेट है जो बच्चों को दिखा रहे जो फुटबॉल पसंद करते हैं। तो बाबू एक बात बता, खुद से तुम लोग सोचना कि ये जो आपका कॉमन वाला हिस्सा है, ये जो कॉमन वाला हिस्सा है, ये जो कॉमन हिस्सा है, क्या ये दिखाएगा जो दोनों ही पसंद करते हैं? यानी सर यूनियन के बाद इंटरसेक्शन को दिखा देगा। ये इंटरसेक्शन को दिखाएगा। सर मैं बोलूं कि क्रिकेट और फुटबॉल सारे पसंद करने वाले, तो ये यूनियन को दिखा देगा, ये यूनियन को दिखा देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए जी, तो अब आते हैं कि भैया इसको ना थोड़ा सा ना मैथमेटिकली और वेन डायग्राम से समझाओ। तो दो ऑपरेशन समझते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कैसे करेंगे भाई? तो मान लो कि यूनियन अगर मुझे करना है तो मैं दोनों सेट के कंबाइंड आउटपुट देखूंगा, एक साथ आउटपुट देखूंगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इंक्लूड ऑल एलिमेंट ऑफ दो सेट, आइदर वो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो। अगर ए के अंदर है तो भी चलेगा, बी के अंदर हो तो भी चलेगा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लूं तो ये कंप्लीट रेड कलर का जो ऐसे ग्राफ बनाएगा बेटा, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यूनियन का सिंबल कैसे यू के जैसा होता है, ये यू जैसा होता है। तो जवाब है यस। मान लो कि मैं बोलूं कि एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और एक्स सेट बी से बिलोंग करता है। अब एग्जांपल के तौर पे ये देखो भाई कि एक सेट ए था और ये सेट बी है, मैं इसका यूनियन सेट बनाना चाह रहा हूं, यानी वो सेट जो इन सभी के एलिमेंट को कंबाइंड एक साथ देखे। तो अब आप सोचोगे कि भैया यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट में डिफरेंस क्या है? जब दो सेट की बात कर रहा होता हूं तो वहां पे यूनियन सेट ही यूनिवर्सल बनता है, लेकिन जहां पे 3, 4, 5 सेट हो तो भैया दो सेट के बीच में यूनियन निकाला जाता है। 5 से 6 सेट के बीच में यूनियन जब निकालोगे तो ओवरऑल वो यूनिवर्सल सेट ही देगा। चलो इंटरसेक्शन क्या होता है? तो भैया जो दोनों में कॉमन है, जैसे मैं मान लो एक सेट ए लिया और ये सेट बी लिया, आप मुझे बताओ वो एलिमेंट जो दोनों जगह पे कॉमन है, भैया वो केवल 3 है। तो यूनियन का मतलब हो जाएगा कि आपका वो सेट जो दोनों में कॉमन है दैट इज 3। सॉरी, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया वो जो दोनों में कॉमन है दैट इज इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग समझ में आया? यूनियन का मतलब कंबाइन करना, इंटरसेक्शन का मतलब केवल कॉमन रूट लेना या जो दोनों के अंदर बैठा हुआ है। ये अब मान लो कि यहां पे मुझे निकालना है डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो दो ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 आएगा। तो अब ये सेट देख लो, आपके ए और बी में कुछ कॉमन है, जवाब है नो। बी और सी में कुछ कॉमन है, जवाब है नो। सी और डी नहीं, वेट, हमें क्वेश्चन को फिगर आउट करना है। तो भैया अगर देखूं तो ए और बी जो है इसका इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या? तो जवाब है सर कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 क्या क्या होगा बेटा, देख लेता हूं। तो ये जगह 9 चौका 36 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 होते हैं। अब देखता हूं कॉमन क्या भाई। तो मैं अगर बोलूं कि इसमें से अपने पास ए और सी आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे? तो जवाब है नहीं सर। ए और सी में 3 कॉमन है तो ए और सी डिसजॉइंट होगा क्या? जवाब है नहीं सर। अगर मैं बोलूं ए एंड बी डिसजॉइंट होगा? जवाब है यस। ए और सी डिसजॉइंट होगा, ए एंड सी डिसजॉइंट होगा, कॉमन आ रहा है सर? नहीं होगा। अब मैं बोलता हूं ए और डी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर। तो ए और डी डिसजॉइंट होंगे, ए एंड डी डिसजॉइंट होंगे, जवाब है यस। अब बी और सी में कंपेयर कर लो तो बी और सी में कुछ कॉमन ही है, बी और सी में कुछ कॉमन ही है, तो ऐसे ही बी और सी हमारे पास क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट होंगे। भैया ऐसे बी और डी में कॉमन है क्या? यस, बी और डी में कॉमन है, बी और डी में कॉमन है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा? तो जवाब है नहीं। ऐसे ही आप सी और डी में देख लो बेटा, सी और डी में कुछ भी कॉमन है, जवाब है नहीं। तो सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट, जवाब है यस। डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ लेना कि दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन या कॉमन एरिया न आए। ये बात समझ में आ गई? तो आखिरी कॉन्सेप्ट आज का सीखते बेटा, दैट इज डिफरेंसेस ऑफ सेट। भैया अब ये क्या है? एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट को बाहर फेंक देना, डिफरेंस निकालना। ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो मैं अगर बोलूं कि मुझे a माइनस बी चाहिए तो सेट ए से b का वो एलिमेंट निकाल दूंगा जो इसके अंदर अवेलेबल है। भैया 3 देखता हूं अवेलेबल है क्या?
तो भैया यहां से 3 हटा दो। 4 अवेलेबल है क्या? नहीं, तो हटा ही दो भाई, कोई मतलब ही नहीं है, तब तो चेक ही नहीं करना, ये तो है ही नहीं, मतलब हटाना ही नहीं है। तो मुझे जो अवेलेबल है उसको रिमूव करना बेटा। 4 अगर नहीं है तो 4 रिमूव ही नहीं होगा, 5 नहीं है तो 5 रिमूव नहीं होगा, तो जो रिमूव हो गया उसके अलावा जो बच गया वो डिफरेंस देगा बेटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसमें मुझे बता दो a माइनस का b, तो आप क्या बोलोगे कि भैया b में 2 जो है 2 यहां पे है क्या? नहीं, तो चलो भाई रिमूव ही नहीं करना है। 6 यहां पे है नहीं, 8 है नहीं, तो भैया ये तो a माइनस बी जो है वो 1 2 3 5 7 9 यही आ जाएगा चुपचाप, यही चुपचाप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ रिमूव ही नहीं हो रहा है। 2 यहां पे है नहीं, रिमूव नहीं होगा। 6 नहीं है, रिमूव नहीं होगा। 8 नहीं है, रिमूव नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि b माइनस ए बताइए, b माइनस ए बताइए, तो मैं b में से एक ही एलिमेंट रिमूव करूं। 1 है क्या? नहीं। 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो भैया b माइनस ए में जो बच गया वो हो जाएगा ये, क्योंकि जो रिमूव ही नहीं हुआ कुछ तो बचेगा सारा का सारा। तो एक एग्जांपल से और समझा देता हूं बेटा। लेट्स से कि मान लो कि एक सेट है अपने पास, वो आ गया, देखना 1 2 3 4 5 6, और दूसरा सेट बी जो है वो अपने पास दे दिया मान लो कि 2 5 एंड 7। मैं अगर इससे पूछूं कि a माइनस बी बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 2 है, 2 को रिमूव कर दो सर, 5 है, 5 को रिमूव कर दो सर, 7 तो छोड़ो, रिमूव ही नहीं करना है। तो a माइनस बी में बच क्या क्या गया बेटा? 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, तो ये हमारे पास a माइनस बी होगा भैया। लेकिन b माइनस ए करना हो तो बताओ, b माइनस ए करना हो तो चलो भाई b माइनस ए करते हैं, b माइनस ए करते हैं। 1 इसके अंदर है नहीं, 2 तो भैया इसका 2 हटा दो, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 है तो 5 हटा दो, 6 नहीं, तो भैया इससे केवल 7 बच रहा है, इससे केवल 7 बच रहा है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंसेस ऑफ सेट कैसे निकालने हैं ये समझ में आ चुका होगा। यूनियन का मतलब होता है सारा उठा लो भाई, यानी जितना दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उठा लो। तो मैं काम करने वाला हूं, ये सभी उठा लेने वाला हूं। मैं बनाऊंगा एक बड़ा प्यारा सा लप्पू सा छोटा सा क्यूट सा वेन डायग्राम, और इसमें देखो कैसे चलता हूं स्मार्टली। तो भाई आप ये कह रहे हो कि यूनियन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर से ये छुट्टू मुट्टू से जो सेट है वो बनाए जा सकते हैं। कि भाई सबसे पहले चैप्टर सेट्स के 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपके वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिए, जो कि आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 1 जहां पे मैंने बात की थी कि सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, एंड वीडियो नंबर 2 जिसमें मैंने बात की थी कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट जिसका आज इस्तेमाल आप देखने को पाओगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एंड वेन डायग्राम जो कि बहुत अमेजिंग हिस्सा है। सर आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे, फिर डी मॉर्गन्स लॉ जो कि आपके इस आज की कहानी का सुपर हीरो होने वाला है, बहुत अमेजिंग सा फंडा, और इसके बाद से बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट की हेल्प से बहुत सारे अमेजिंग फॉर्मूले हैं जो कि 3 या 3 से ज्यादा सेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो भाई इस कहानी को चलिए एक और नया मोड़ देते, तो बाबू उषा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अब धुआंधार स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा था कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, पर फिर भी एक प्रीकैप दे देता हूं कि यहां पे हमारे पास यूनियन की बात अगर करें तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सेट दिए गए हैं, लेट्स से एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। अब मैं इनके एलिमेंट्स को उठा लेता हूं, क्या करता हूं, ये भी उठा लिया 1 2 3, इसके भी एलिमेंट को उठा लिया 3 4 5। अब ये जो मेरा एलिमेंट्स का सेट आया है, इससे एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का क्या करो बेटा, सेट बना दो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट बात समझे नहीं भैया, यहां पे 3 जो था वो 2 बार रिपीट हुआ था, तो केवल एक बार लिखते हुए अगर इन सभी एलिमेंट्स का एक सेट बना लो तो ये आपका उन दोनों सेट का यूनियन सेट कहलाएगा। तो भाई आप ये कह रहे हो कि यूनियन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर से ये छुट्टू मुट्टू से जो सेट है वो बनाए जा सकते हैं, यानी इन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका यूनियन सेट बनाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ऐसे ही आते कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है सर, तो इंटरसेक्शन का बड़ा क्लियर मीनिंग कि भैया दोनों में जो इंटरसेक्ट कर जाए, कॉमन निकल कर आ जाए। तो लेट्स से कि अपने पास एक सेट A है और ये सेट B है। अब इनके एलिमेंट्स में मैं केवल वो एलिमेंट्स को ढूंढूंगा या खोजने की कोशिश करूंगा जो दोनों जगह पे कॉमन है, यानी इंटरसेक्ट हो रहा है भाई। तो ये एक इकलौता एलिमेंट है जो दोनों जगह पे कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B को मैं इस एलिमेंट 3 के सेट के साथ लिखूंगा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि भाई यूनियन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। कैपिटल यू को थोड़ा सा इलोंगेटेड कर दो, थोड़ा स्ट्रेच कर दो, तो ये यूनियन का सिंबल होता है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं बेटा, रिवर्ट कर दूं कैपिटल यू को जो होता है उसको थोड़ा सा उल्टा ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला जैसा बना दूं, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। उम्मीद है कि ये सिंबल में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को यूनियन एंड इंटरसेक्शन का सिंबल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों से कॉमन को फिल्टर आउट कर लेना। अब बात आती है कि वेन डायग्राम की हेल्प से इसको कैसे समझे,
तो चलो भाई, यहां पे हमारे दो सेट थे ए एंड बी। यूनियन का मतलब होता है सारा उठा लो भाई, यानी जितना दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उठा लो। तो मैं काम करने वाला हूं, ये सभी उठा लेने वाला हूं। यानी अगर जो सेट ए के एलिमेंट थे वो भी और सेट बी के एलिमेंट थे वो भी, तो भाई ये जो मेरे पास फिगर निकल कर आ रहा है, इसके हर एक एलिमेंट जो होंगे वो ए यूनियन बी का हिस्सा बन जाएगा। भैया ये तो यूनिवर्सल सेट होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई और सेट है या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया, उन सभी को कंबाइन करके एक जगह पे दिखाएगा। तो यूनियन का मीनिंग समझ में आ बेटा, कि दोनों सेट के हर एक एलिमेंट को कंबाइंड एक जगह पे ला दो और यूनिक एलिमेंट उसमें, तो वो हमारा यूनियन सेट ऑफ दो सेट्स कहलाएगा। इंटरसेक्शन की बात कर ले तो भैया ए और बी में वो हिस्सा जो केवल कॉमन नजर आ रहा है, एंड दैट इज दिस वन ओनली। ये हमारा वो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है। तो भाई मैं क्या करने वाला हूं कि इस हिस्से को मैं बोलने वाला हूं कि ये ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन है, जो कि आप देख सकते हो भाई, जिसको मैंने बड़े प्यार से सैडेड किया हुआ है। तो ये सैडेड रीजन जो है हमारे पास वो यूनियन को दिखाएगा, इसमें सैडेड रीजन अपने पास इंटरसेक्शन को दिखाएगा। बेसिक मीनिंग अगर क्लियर है तो चलते हैं अगले बात पे, कि भाई हमारे पास बोला है कि फाइंड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि ए यूनियन बी निकाल दीजिए, और हमारे पास ए और बी दोनों के दोनों चीजें दी गई हैं। चलिए जी, तो मैं काम करने वाला हूं कि मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूं, इसके एलिमेंट्स को। लेकिन याद रखूंगा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सेट बनाते समय डिस्टिंक्ट एलिमेंट को यूज करना है। पहले वाले के एलिमेंट को उठाते हैं 1 2 3 7। भैया दूसरे वाले से 2 और 7 ऑलरेडी आ चुका है, तो आखिरी में बचेगा केवल 9, और ये कहलाएगा ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर मैं यहां पे चलता हूं तो ए यूनियन बी निकालना है मुझे। मैं क्या करने वाला हूं, पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उठा लो, ए बी डी ई, ए बी डी ई। अब देखता हूं कि भैया क्या यहां पे ए काउंट हो चुका है, हां जी। ई काउंट हो चुका है, यस सर। आई नहीं काउंट हुआ है, ओ नहीं काउंट हुआ, यू नहीं काउंट हुआ है, तो ये अपने पास ए यूनियन बी कहलाएगा। सिमिलरली बोला कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े वाले सारे नेचुरल नंबर उठाने भाई। बोला कि एक्स का हमारा आउटपुट होगा और एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। तो अगर मैं इसके सेट ए की बात करूं तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, क्योंकि ये 5 से बड़े वाले बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सिमिलरली बोला कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। भाई साहब क्या मजाक चल रहा है कि बी सेट जो है वो कह रहा है कि अपने पास जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे वाले, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो भाई नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 2 3 4, ओनली दिस मच। अब मुझे चाहिए इन दोनों का क्या दोस्त, यूनियन। तो भैया यहां पे ए यूनियन बी जो होगा वो आएगा बड़े प्यार से, लेकिन इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 से लेकर 4 और ऑनवर्ड 6 से लेकर आगे तक सारे नंबर है, बस 5 मिसिंग है। तो 5 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर यहां पे हमारे पास आने वाले हैं, टिल कहां तक, आगे इंफिनिटी तक। तो भाई ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए में कुछ भी नहीं है, ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या उठा सकते हो, कुछ नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है बी के एलिमेंट मुझे उठाने पड़ेंगे। तो ए यूनियन बी जो हमारे पास होगा बेटा वो ऐसे नोट होगा, ये ऐसे नोट होगा कि भाई ए में तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं उठा सकते, केवल बी के एलिमेंट उठा सकते हैं। तो 2√2, यहां पे माइनस साइन है यार। अब ये माइनस साइन जो है वो 10 के साथ लगा होना चाहिए था, आई एम श्योर, क्योंकि माइनस साइन इज नॉट अ वैलिड नंबर, ये कुछ नंबर है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो -10 था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा कि इट शुड बी -10, इट शुड बी -10, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास केवल माइनस साइन वो एलिमेंट होता ही नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको -10 लिखने वाला हूं। अगर मैं थोड़ा मीनिंगफुल बात करूं तब उस सिनेरियो में बेटा, अगर मीनिंगफुल बात नहीं करूं तो ऑब्वियस सी बात है वेल डिफाइंड होगा, रियोर सेट बनाएगा नहीं। कोई बच्चा गलती से ये मत कर देना कि ए यूनियन बी का मतलब होता है भैया आप लिख दो 5 और इसके बाद से लिखते जाओ 2√2 और -10। ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट। 5 क्या बेटा, ये दिखा रहा है कि कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है, नथिंग इज अवेलेबल देयर। तो क्या वहां से उसके मेंबर उठा पाओगे, तो जवाब है नहीं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, आपका करेक्ट अप्रोच केवल ऊपर वाला होगा बेटा। चलिए जी, अब आते हैं कि भैया यहां पे कुछ और सवाल इंटरसेक्शन से करा दीजिए। तो कह रहे हैं कि इवैल्यूएट करिए कि इसमें इंटरसेक्शन क्या है। क्वाइट ऑब्वियस कि भैया इन दोनों में जो कॉमन नजर आएगा केवल वो इंटरसेक्शन के तौर पे उठाएंगे। तो 1 और 2 कॉमन था, दोनों जगह से इंटरसेक्शन। यहां पे आ जाते भाई, तो कह रहे कि यहां पे 1 कॉमन है नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या मैं इसको 5 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा, 5, क्योंकि 1 यहां पे कॉमन था नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब यहां पे आते हैं कि इंटरसेक्शन उठाना है। जी हमारा कॉमन है नहीं, ओ हमारा कॉमन है नहीं, ए और टी कॉमन है, तो ए कॉमा टी हो जाएगा इंटरसेक्शन के तौर पे।
तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ स्पेसेस, दोनों जगह के वेन डायग्राम में अवेलेबल हो। एक्स इज अ इंटीजर और बोला कि एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, इंटरसेक्शन क्या होगा, क्वाइट ऑब्वियस कि केवल नेगेटिव इंटीजर ही हमारे काउंट होंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 से लेकर आगे तक के सारे ये हमारे पास हो जाएंगे कॉमन, क्योंकि इंटीजर में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब इंक्लूड किया हुआ है, इसमें केवल नेगेटिव इंक्लूड किया हुआ है, तो इंटरसेक्शन के तौर पे केवल नेगेटिव इंटीजर ही कॉमन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट की मैंने बात की थी और डिसजॉइंट सेट का मीनिंग बड़ा क्लियर है कि दो सेट जो ज्वाइंट है ही नहीं, अलग अलग है भाई, डिसजॉइंट अलग अलग, कॉमन सेंस लगाओ। तो भैया क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन नजर आएगा, तो जवाब है नहीं सर, बिग नो। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि डिसजॉइंट है, ज्वाइंट है ही नहीं सर, अलग अलग सेट है, तो इनमें कुछ भी कॉमन आने का चांस है ही नहीं। तो जैसे मान लो कि सेट ए और बी की मैं बात करूं, क्या हमारे पास इनके बीच में ए इंटरसेक्शन में अगर मैं बी निकालता हूं, कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, देखिएगा 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो भैया ये तो 5 आ गया, यानी हमारे पास डिसजॉइंट हो गया। अगर मैं ए का देखो सी के साथ, एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 36 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भैया, एक तो अगर इसको 2 से डिवाइड करूं हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूं हो जाएगा, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 2 और 3 आएगा, केवल 2 और 3 आएगा। तो भैया ए और सी डिसजॉइंट नहीं है, ए और सी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 3। तो डिसजॉइंट का मीनिंग आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब आ जाते भैया सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफरेंसेस ऑफ सेट। बेहतरीन एकदम मस्त वाला फंडा कि भाई डिफरेंसेस ऑफ सेट का मीनिंग समझाओ। फिर दो सेट दिए गए हैं जिसमें से मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं, तो भैया डिफरेंस सीधा सा बात करता है कि जो आपके सेट से जिसको निकाल रहे हो, ये सारे एलिमेंट इस सेट से रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालने का मतलब हटा देना। अगर अवेलेबल है, इफ अवेलेबल अगर वहां पे है तो हटा दो भाई, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने सेट ए से बी को निकालने की कोशिश की, क्या 3 यहां पे है तो भाई 3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हट जाएगा। क्या 4 यहां पे है, नहीं है तो छोड़ दो भाई, 5 है नहीं तो बचेगा क्या 1 and 2, 1 and 2 ओनली, हो गया। डिफरेंसेस ऑफ सेट का मतलब होता है कि जिस सेट को आप निकाल रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स को प्रीवियस सेट जिससे निकाल रहे हो उसमें से हटा दो, सीधी सी बात है। तो बोला कि अब ए और बी दिए गए और आपको निकालना पहले तो ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। चलिए भाई निकाल लेते हैं। 2 यहां पे है नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं। 6 यहां पे है नहीं, 8 यहां पे है नहीं, तो भाई ए माइनस का बी तो भाई कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है, यानी एज इट इज हो जाएगा। लेकिन बी माइनस का ए में क्या होने वाला बॉस, देखिएगा बी माइनस ए में, तो भाई बी माइनस ए देखा जाए तो क्या 1 जो है यहां पे है नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, तो भैया हो जाएगा 2, 6, 8। जो बच गया वो, अब इसको वेन डायग्राम से समझो कि मेरे पास a माइनस बी करना था, तो b का कुछ भी अगर नजर आया तो भाई वो आउट है, यानी बचेगा कितना भाई, केवल a के अंदर बचा हुआ हिस्सा ही हमारा a माइनस बी कहलाएगा। तो ये हिस्सा हमारा जो दिख रहा है बेटा, यही केवल आपका a माइनस बी कहलाएगा, क्योंकि इसमें b वाला हिस्सा कहीं से भी गलती से भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दो, अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए जी अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। भाई ये नया बवाल क्या है, और क्या ये भी डिफरेंसेस ऑफ सेट जैसा ही होता है? तो होता डिफरेंसेस ऑफ सेट जैसा ही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, लेट्स से मैं बोलूं कि भाई एक इवेंट हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते थे, प्रोबेबिलिटी याद करो। वैसे ही सेट्स के अंदर बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब होता है कि भाई अगर ए हो रहा है तो ए के न होने की, यानी ओवरऑल टोटल यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपने आप को छोड़ के बाकी सब इकट्ठा कर लो भाई, अपने आप को छोड़ के बाकी कुछ भी बच रहा है उठा लो। तो लेट्स से कि अपने पास एक यूनिवर्सल सेट यू है और अपना सेट ए है, तो भाई मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए डैश लिख दो या ए की पावर ऐसे छोटा सा सी बना दो बेटा, ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ये कैसे निकलता है कि भाई यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट को रिमूव कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब अपने आप को छोड़ के बाकी सब चाहिए। तो भाई देखो 1 यहां से रिमूव कर देता हूं और 3 यहां से रिमूव कर देता हूं और 5 यहां से रिमूव कर देता हूं, बचा क्या 2 4 6। तो 2 4 6 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। उम्मीद है बड़ा आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी जितना ब्लू कलर का हिस्सा बेटा वेन डायग्राम के हिसाब से वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट से अगर मैं क्या करूं, डिफरेंसेस ऑफ उसी सेट को ले लूं तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट देगा। चलो भाई एक क्वेश्चन पे आते कि u की वैल्यू दी गई है आपके पास x एक नेचुरल नंबर जो कि 9 या 9 से छोटा है, तो मैं u की वैल्यू लिख देता हूं कि 9 या 9 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर 9
या 9 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया भैया। सेट ए कितना दिया गया? दैट इज 1 to 7, दैट इज 1 to 7। सेट ए कितना बेटा? 1 to 7। और सेट बी कितना है? 1 6 8 9। सेट बी कितना है? 1 6 8 9। मुझे देखते हैं क्या निकालने को पूछ रहा भाई। कह रहा है कि आप यहां पे सबसे पहले तो निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए के एलिमेंट को रिमूव कर दो। किससे? यूनिवर्सल सेट से। तो ये होता है u माइनस ए के बराबर, और जो निकल कर आएगा वो आएगा। पहले तो 1 हटा दो भाई, हटा दिया सर। 2 हटा दो, हटा दिया सर। 7 हटा दो, हटा दिया। बचेगा क्या क्या देखना? 3 4 5 6 8 9। 3 4 5 6 8 9 हो गया, खत्म। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। हमें क्या निकाला? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते, बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट से बी को निकाल दिया जाए सर। तो अब देखो बी में क्या क्या बेटा? 1 6 8 9। तो 1 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, 9 हटा दो। क्या बचेगा देखना? 2 3 4 5 7। 2 3 4 5 7। 2 3 4 5 7 ये बच गया सर। अब आता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भैया ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को रिमूव कर देना। अब भाई यूनिवर्सल सेट में से देखता हूं क्या क्या बेटा। तो यूनिवर्सल सेट अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से ए यूनियन बी हटाना था। क्या? ए यूनियन बी। तो भैया 1 दोनों जगह पे कॉमन है, यस। 2 दोनों जगह पे, तो मुझे तो सारे एलिमेंट उठाने ना। अब देखो भाई सीक्वेंस में उठा लेता हूं। तो 1 2 के बाद सीधे क्या उठाऊंगा? 6 उठाऊंगा, फिर 7 उठाऊंगा, फिर 8 उठाऊंगा, फिर 9 उठाऊंगा। देखो ये ए यूनियन बी हो गया, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट चाहिए। ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में चाहिए। अब देखो क्या निकालूंगा? 1 को रिमूव कर देता हूं। हां जी सर, 1 था यहां पे, कैंसिल हो गया। 2 को रिमूव करता हूं भाई, 2 को रिमूव करता हूं, 2 भी रिमूव हो गया सर। 6 को रिमूव कर देता हूं। चलो जी, तो 6 को यहां पे रिमूव कर दिया जाए, 6 को रिमूव कर दिया जाए। 7 को रिमूव कर दिया जाए सर। 8 को रिमूव कर दिया जाए, 8 को रिमूव कर दिया जाए, और 9 को रिमूव कर दिया जाए। 9 को बचेगा क्या क्या? तो भैया यहां से बचेगा अपने पास 3 4 5, केवल ये बच रहा है। अब मैं ये सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। उम्मीद है कि इसको आप लोग बड़े आराम से मक्खन के मापचिक लपेट लोगे, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले सही जवाब के साथ आ जाओगे। तो जिस बच्चे का सही जवाब आ जाएगा उसके कमेंट को मैं इसी वीडियो के अंदर पिन करने वाला हूं। चलिए जी आगे बढ़ते। यहां पे अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फंडे पे, दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। भाई इस बात को थोड़ा सा देखिएगा कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो भैया आप ये कह रहे हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल दो ए यूनियन बी, ये निकाल दो सर। चलो इसको वेन डायग्राम से तुमको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं कि भाई मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट यू था, मेरे पास 2 सेट था ए और बी, और आपस में हो सकता है भाई दोनों कैसे हो? डिसजॉइंट ना हो। तो ये रहा ए और बी। मुझे क्या चाहिए भाई? ए यूनियन बी का क्या दोस्त? भैया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रहा मेरा ए यूनियन बी वाला हिस्सा। ए यूनियन बी का हिस्सा पूरा पूरा ये हो जाएगा बेटा, ये पूरा पूरा ए यूनियन बी कहलाएगा। ये बी वाला एलिमेंट और ए वाला एलिमेंट सब उठा लो तो ये ए यूनियन बी कहलाएगा। इसका मतलब है कि येलो वाले एरिया को छोड़ के बाकी बाहर का कुछ भी नजर आ रहा है भाई, वो क्या कहलाएगा भैया? वो हमारे पास हो जाएगा बड़े प्यार से जो निकालना था, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये जो मैंने आपको नियॉन कलर से डॉट 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 करके दिखाया एरिया, ये एरिया हमारे पास वेन डायग्राम के हिसाब से क्या कहलाएगा दोस्त? भैया ये एरिया वेन डायग्राम के हिसाब से कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं देखता हूं क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। चलो भाई समझते हैं इस बात को कि क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो अगेन एक और बड़ा सा वो बना लेते हैं। ये अपने पास हो जाएगा, देखिएगा दोस्त, यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए, ये रहा सेट बी, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। पहले तो बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब उठा लो मालिक। तो ए को छोड़कर, इस पर्पल वाले को छोड़कर बाकी सब उठा लो। सब उठाने का मतलब भाई सब कुछ उठा लिया जाए। लीजिए ए को छोड़ के अगर आपने बोला कि सब उठा लो, तो ये रहा येलो कलर का हिस्सा जो कि मैंने क्या किया दोस्त? उठा लिया। ये रहा येलो कलर का हिस्सा जिसको मैंने चुपचाप प्यार से उठा लिया, ए को छोड़कर बाकी सब। ए का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझ में आया बेटा। अब आते बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए सर। इसमें मुझे क्या चाहिए? बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी बी वाले को छोड़ के बाकी सब उठा लेना है। इस बी वाले को छोड़कर बाकी सब उठाना है, यानी मैं ये वाला हिस्सा देखो जिसको मैं ऐसे डॉट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये वाला हिस्सा जिसको मैं यहां पे डॉट डॉट कर रहा हूं।
अब आप कॉमन सेंस लगाना और बताना वो कौन सा हिस्सा है जिसमें येलो और ग्रीन डॉट दोनों अवेलेबल हैं। येलो और ग्रीन डॉट दोनों ही अवेलेबल है भैया। वो तो वही हिस्सा है ना जो ऊपर की तरफ ऐसे यहां पे ये जो हिस्सा है वही दिखा रहा है सर। येलो और ग्रीन डॉट वाले केवल यही हिस्सा है जो कॉमन है बेटा। तो क्या ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ? क्या ये वेन डायग्राम से फॉर्मूला प्रूफ हुआ? अगर वेन डायग्राम से फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो रहा है तो मैं कुछ एग्जांपल से प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए जी, तो मैं एक काम करता हूं, फटाफट से कुछ एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 से लेकर 5 तक है। 1 2 3 4 5 तक। सेट ए जो है वो है अपने पास 1 एंड 2। सेट बी जो है बेटा वो है अपने पास 2 एंड 4। ये मैं ले लेता हूं, रैंडम मैंने ले लिया। अब मैं क्या निकालूंगा? ए यूनियन बी। तो यहां से पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेता हूं कि ए यूनियन बी आएगा कितना। भाई ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4 आ जाएगा। ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2 4 आ जाएगा। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देना भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी यूनिवर्सल सेट से 1 2 4 को हटा दो, 1 2 4 को हटाओ, 3 5 बचेगा केवल। कितना? 3 एंड 5 बचेगा। चलो जी, ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आता है राइट हैंड साइड पे कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 हटा दो यूनिवर्सल सेट से तो 3 4 5 बचेगा। क्या बचेगा? 3 4 5 ये बचेगा। और कह रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या बोला? बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 2 4 हटा दो तो 2 4 हटाएंगे तो 1 3 5 बचेगा सर। 1 3 5 बचेगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन में केवल 3 5 आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको राइट हैंड साइड भी उतना ही मिल रहा होगा जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा था। तो ये रहा आपका पहला लॉ कि भैया हमारे पास डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि अगर आपका यूनियन हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में सीधे इंटरसेक्शन हो जाता है। लॉजिक सिंपल समझो कि अगर यूनियन हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता दोस्त? इंटरसेक्शन आ जाता बीच में। देखना मस्त वाला फंडा निकला कि नहीं कि दोनों आपके एलिमेंट्स दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट तो होगा लेकिन अब क्या हो जाएगा उनके बीच में? इंटरसेक्शन। और अगर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है तो भैया अब बीच में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका तरीका, ये जो रूल है वो देख लो भाई। केमिस्ट्री में आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करते हो। सेम वही चीज मैंने की कि यूनियन से अगर इंटरसेक्शन में जाता हूं भाई, यूनियन क्या होता है? इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट पे, और इंटरसेक्शन यूनियन में कॉम्प्लीमेंट हो जाता भाई। देखो वही हुआ ना कि यहां पे मेरे पास इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन में टूट गया। तो बड़ा बेसिक सी चीज है जो मुझे लगता है कि डी मॉर्गन लॉ को बड़े आराम से आप याद कर सकते थे। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं कि भैया हमारे पास कुछ डेटा दिया गया और वेन डायग्राम की हेल्प से इसको वेरीफाई भी करना है। पहले तो मैं काम करता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी को देख लेता हूं भाई कि कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या। ए इंटरसेक्शन बी देख लेता हूं तो भैया 1 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है सर, 3 कॉमन है। और इसके बाद से 5 नहीं कॉमन है, 8 नहीं कॉमन है, 9 कॉमन है। अब ये 3 और 9 मेरे पास सेट आ गया और इस सेट का मुझे क्या चाहिए दोस्त? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए यानी यूनिवर्सल सेट से क्या हटा दूंगा भैया? यूनिवर्सल सेट से 3 और 9 हटा दूंगा। केवल 3 और 9 हटाऊंगा यानी अपने पास सीधे सीधे आ जाएगा 1 2, क्या आ जाएगा दोस्त? 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा। 8 के बाद 10 भी नहीं है, 13 एंड 15 ये आ जाएगा। अब आते इधर आते हैं कि भाई ए कैप का ए डैश का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट से 1 3 5 8 9 को हटा दो, 1 3 5 8 9 को। तो देखते हैं क्या बचेगा? 2 4 7 8 और 9 हट गया तो 11 13 15, 11 13 एंड 15 आ गया। सिमिलरली मुझे क्या लेना है दोस्त? यूनियन लेना है। किसके साथ भैया? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट को हटाओ। 2 3 4 7 9 13 को हटाओ तो 1 बचेगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 बचेगा क्या? 6 बचेगा क्या भैया? 7 हट गया तो 8 बचेगा और 13 भी हटा दो तो 11 एंड 15 बचेगा। अब इन दोनों का मुझे यूनियन लेना था। देखो एग्जैक्टली यही मिल रहा है जो आपको चाहिए था। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि भैया वेन डायग्राम से कैसे इसको वेरीफाई करोगे। तो वेन डायग्राम पे फटाफट से आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, 2 ही सेट है ए और बी, तो नोट कर लेते हैं। पहले तो ए और बी में कॉमन क्या है यार, उसको एक जगह पे नोट करना पड़ेगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है ए और बी में? ए और बी में कॉमन क्या भैया? ए और बी में कॉमन जो है अपने पास जो इंटरसेक्शन है वो केवल 3 और 9 है। तो मैं 3 और 9 को कॉमन वाले एरिया में लिखूंगा, बाकी देखो बच जा रहा है वो उधर लिखता हूं। तो भैया 1 लिख सकता हूं, 3 हो चुका है, और 5 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। देखना 1 3 5 8 9, 1 3 5 8 9। और बी में क्या क्या आएगा बेटा? भैया बी में आ जाएगा 2, यहां पे नोट करना पड़ेगा, 3 हो चुका है, 4 नोट करना पड़ेगा बाहर, 4 के अलावा 7 नोट करना पड़ेगा, 7 यहां पे है, फिर अपने पास 9 हो चुका है और 13 नोट करना पड़ेगा, 13 ये आ जाएगा। कुछ तो ऐसे एलिमेंट है जो बच जा रहे हैं, दोनों के अंदर नहीं भैया, उसको एक बार नोट कर लेते, जो दोनों के अंदर नहीं है उसको नोट करते।
तो ये जो दोनों के अंदर नहीं है वो बाहर आएंगे ना। 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 नहीं नजर आ रहा है तो 6 को बाहर लिखना पड़ेगा भाई। 7 नजर आ रहा है क्या? यस। 8 भी नजर आ रहा है सर। 9 हो चुका है, 11 नजर नहीं आ रहा, 11 को बाहर करो भाई। 13 हो चुका है, 15 नजर नहीं आ रहा तो 15 को बाहर करो। ये अभी हमारे पास वेन डायग्राम बन चुका है। अब बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इसके एलिमेंट को छोड़ के सब उठा लेंगे भाई, सब उठा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सारे उठा लेंगे। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो ग्रीन कलर का रीजन है इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे उठाए जा सकते हैं। अब आता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, अब मार्किंग करता हूं भाई इसी में। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब भैया इस ए वाले को छोड़ के सब उठा लो, ए को छोड़ के सब उठा लो। और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ए को छोड़ के सब उठाना, मतलब लो भाई इसको डॉट डॉट कर देते ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब उठाना है सर, ए को छोड़ के सब उठा लेना है। अब आते भाई बी का कॉम्प्लीमेंट भी अपन को चाहिए सर। अपन को क्या चाहिए? बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब बी को छोड़कर, इस बी को छोड़ के बाकी सब उठा लेना है। तो भाई एक काम करते भाई, बी के हिस्से को छोड़ के बाकी सब पे डॉट 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 लगा देते हैं। बी को छोड़ के बाकी सब पे डॉट 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 लगा देते हैं। मेरे दोस्त आप लोग खुद से बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन है जो यूनियन का मतलब होता है कि आपके किस में आ रहा है दोस्त? भैया किस में आ रहा है? येलो और पर्पल दोनों में आ रहा भाई। तो भैया ये ग्रीन वाला छोड़ के बाकी सब आ रहा है, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं? वेरीफाई हुआ कि नहीं? देखिएगा ग्रीन वाले को छोड़ के बाकी सब में आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर लो या चाहो तो वेन डायग्राम से। अब ये हिस्सा मैं आपके लिए छोड़ देता हूं भाई कि ये खुद से एक बार ट्राई करेगा इन चीजों पे, ये खुद से ट्राई करेगा। आखिरी फंडे पे लगभग हम आने वाले भाई, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सेट। भाई क्या होता है? तो 2 सेट अगर आपके दिए गए या 2 से ज्यादा सेट दिए गए तो उनकी पहले तो कार्डिनलिटी समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी। तो भाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नॉट ओनली एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑन दैट सेट। भाई उस सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट देगा उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो अब आप काफी बार रियल लाइफ में इन आपके सेट्स की कार्डिनलिटी को इस्तेमाल करोगे। जैसे लेट से कि आपके स्कूल में कुछ बच्चे होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को कौन डील करेगा भाई? सेट्स का कार्डिनलिटी का फंडा। अब आते भाई यहां पे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या बनाए जा सके। आइदर इन सेट ए और इन बी। भैया हमारे पास सेट ए और बी या तो ए में हो या तो बी में हो। इसका मतलब होता है कि आपसे ए यूनियन बी पूछ रहा है बेटा। ए और बी, अगर और लगाए मतलब यूनियन, और अगर एंड लगा दिया बेटा, अगर आपने एंड लगा दिया ओनली इन ए ओनली इन बी, अगर एंड लगा दिया तो इंटरसेक्शन होता है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, याद रखना बेटा। एंड का मतलब ए में भी चाहिए और बी में, दोनों एक साथ चाहिए भाई। तो और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये याद रखना, बस सिंपल सा ट्रिक। तो भाई ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से केवल ए में चाहिए भाई, क्या चाहिए? ओनली इन ए नॉट इन बी। तो ए माइनस बी चाहिए भाई। तो मैं क्या करूंगा? एन ए में से दोनों के इंटरसेक्शन को हटाऊंगा। कैसे? सुनना कि मुझे जो चाहिए केवल ए में चाहिए, तो केवल ए वाला हिस्सा यही है ना बेटा, केवल ए वाला हिस्सा यही है ना दोस्त। ये कैसे आ रहा है? पूरे ए में से इंटरसेक्शन वाले को रिमूव करके, पूरे में से इंटरसेक्शन को रिमूव करके। तो वेन डायग्राम के हेल्प से ओनली इन बी। अब बोला कि नाइदर ए नार बी, ना तो ए में चाहिए ना तो बी में चाहिए, तो नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। तो भैया अपने पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने पे मिल जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को हटाने पे मिलता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हारे दिमाग में ना उतने टॉप फ्लोर पे बैठेगा नहीं। तो इसको मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करता हूं। पहला सवाल, ईच स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन टीचिंग आइदर अ लैंग्वेज और मैथमेटिक्स टू नीडी स्टूडेंट। ओ भाई, यूनिवर्सिटी के कुछ आपके बच्चे थे जो बच्चे नीडी होते हैं ना गांव में, छोटे छोटे, या हो सकता है कि कहीं मान लो कि कोई बस्ती है वहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम करते भाई। तो बोला कि टोटल 120 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी के 120 बच्चे, जिनमें से कुछ लोग लैंग्वेज पढ़ाएंगे और कुछ लोग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अब बोला है कि इट इज फाउंड दैट 92 ऑफ देम कैन टीच लैंग्वेज। तो भाई लैंग्वेज पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? एनएल मैं इसको लिख लेता हूं, 92 स्टूडेंट है सर। अच्छा जी, और 46 कैन टीच मैथमेटिक्स।
तो भाई मैथ पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? 46 लोग हैं। टफ सब्जेक्ट है ना सारे, सबकी बस की बात नहीं होती बेटा, सिंपल भाषा में। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी अगर मैं लैंग्वेज और मैथ पढ़ाने वाले टोटल लोगों को काउंट करूं तो वो 120 लोग होंगे। कॉमन सेंस की बात है भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होंगे ना। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन टीच बोथ, एक साथ, यानी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अगर एंड आ गया बेटा, अगर एंड आ गया मतलब आपको क्या निकालना है दोस्त? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी अपने पास लैंग्वेज का इंटरसेक्शन मैथ के साथ निकालना है। फॉर्मूले पे आ जाते हैं सर। लैंग्वेज यूनियन मैथ जो आता है बेटा वो हो जाएगा एन लैंग्वेज प्लस एन मैथ माइनस एन ऑफ लैंग्वेज इंटरसेक्शन मैथ। अब आप सोचो कि भैया फॉर्मूला आया कैसे यार, काश कोई बता देना, मजा आ जाए। बाबू सुन, वेन डायग्राम पे आजा फटाफट से, वेन डायग्राम पे आजा। मैं अगर बोलूं कि तू एनएल बोल रहा है, एनएल का मतलब ये पूरा पूरा काउंट कर रहा है, ये पूरा पूरा तू काउंट कर रहा है। फिर एम एन एम बोल रहा है, एनएम का मतलब ये तू पूरा पूरा काउंट कर रहा है। तुझे नहीं लगा कि ये जो आपका बीच वाला हिस्सा था ये तूने 2 बार काउंट कर लिया? ये जो बीच वाला हिस्सा था, एक बार आपके डार्क येलो, एक बार आपके लाइट येलो, दोनों से काउंट कर लिया। तो एक बार कॉमन एरिया को हटा देना भाई, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है ना, 2 बार तो काउंट नहीं कर सकता ना सेम चीज को। तो इसीलिए फॉर्मूला आपका बन के आ गया। अब क्वेश्चन पे आते भाई कि ये हो जाएगा 120 इक्वल टू, ये हो जाएगा 92 प्लस 46 माइनस का मुझे चाहिए एन एल इंटरसेक्शन एम, यानी लैंग्वेज और मैथ दोनों पढ़ाने वाले। तो 120 इक्वल टू, ये चेक कर भाई, 6 + 2 8, 9 + 4 13, 138 माइनस का लैंग्वेज इंटरसेक्शन। तो भाई मुझे लग रहा है 18 बच्चे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंग्वेज और मैथ दोनों को ही भाई पढ़ा सकता है वैसे 18 बच्चे होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन टीच ओनली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट। ओनली वन, केवल एक आपके पढ़ाने चाहिए बेटा। एक बार मैं रुकिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक और मजेदार सी चीज दिखाता हूं कि ओनली वन मतलब आपके पास केवल क्या चाहिए दोस्त? कॉमन नहीं चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए। तो मेरे पास जो वेन डायग्राम बना, मैंने सोचा कि भाई मेरे पास ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है कि 120 बच्चे टोटल है, 120 बच्चे टोटल है, लेकिन उसमें भी 92 ऐसे हैं जो लैंग्वेज पसंद कर रहे हैं, और 92 में 18 ये बीच में रख लो। तो 92 में से 18 हटा दो भाई। अगर मुझे चाहिए ओनली, मुझे क्या चाहिए दोस्त? ओनली लैंग्वेज चाहिए, ओनली लैंग्वेज चाहिए भाई। तो ये कितना हो जाएगा? लैंग्वेज में से जो दोनों पढ़ाने वाले उसको हटा दो, 18 हटा दो। और ओनली अगर आपको मैथ चाहिए तो भैया मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट में से ये कॉमन जो है ये हटा दो। यही आपके आंसर हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? दैट इज 74 एंड 28। कितना? 74 आ जाएगा पहला वाला, 8 4, हाँ 74, और ये हो जाएगा 28। बिल्कुल ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा बेटा, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब आते ही भैया ये तो गेम ओवर हो चुका है। एक और सवाल सिमिलरली मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी ना बिल्कुल टॉप नॉच हो। क्या बोला है कि फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 85% ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मॉक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो भाई मैथ में कितने ऑप्ट करने वाले लोग हैं? मैथ में 85% लोग हैं भाई। परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज चलो भाई। फिर कह रहा है कि 75% ऑप्टेड फॉर मॉक टेस्ट इन साइंस। तो भाई साइंस वाले कितने हैं? 75% है। यार 100% से ज्यादा तो बच्चा नहीं होगा ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैथ एंड साइंस बोथ, मैथ या साइंस अगर कोई भी अगर उठाऊं तो भाई ये तो 100% होना ना सर, ये तो बाहर से जाएगा नहीं ना, परसेंटेज में 100% ही होता है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ टेस्ट? भाई दोनों ही टेस्ट। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ द टेस्ट? दोनों टेस्ट को कितने लोग होंगे जो ऑप्ट करेंगे? भैया अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, कॉमन सेंस लगाया जाए कि भैया दोनों ही चाहिए, यानी अपने पास चाहिए मैथ एंड साइंस बोथ एक साथ, यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो भाई चलिए यहां पे फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एन मैथ प्लस एन साइंस माइनस का एन मैथ इंटरसेक्शन साइंस। यही पूछ रहा है, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो भैया 100 इक्वल टू 85 प्लस 75 माइनस का मैथ इंटरसेक्शन साइंस। तो भैया एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस जो है ये कितना रहा देखना। तो भैया 85 प्लस 5 90, 90 प्लस 160, तो यानी कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे। ये 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों ही पसंद कर रहे हैं। 60% आ जाएंगे। चेक करिएगा आप लोग भी। मेरा तो जवाब 60% आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों का जवाब भी 60 ही आ रहा होगा। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं कि 85% ऐसे लोग हैं भाई, 85% ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं दोस्त? भाई 85% हमारे पास मैथ वाले हैं, 75% साइंस वाले हैं। तो बोथ का मतलब हो जाता है कि भी हमारे पास हो जाएगा जवाब जो वो आ जाएगा 60%। 10% ऑप्टेड फॉर नाइदर, भाई कुछ भी नहीं। 10% ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, एकदम वेल्ले बैठे हैं,
मतलब वेन डायग्राम में 10% बच्चे यहां बैठे बेकार एकदम, 10% बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, तो बचे कितने भाई? हाउ डज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोथ चेंज? भाई ये कैसे चेंज होगा? मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोथ, दोनों एक साथ वाले कैसे चेंज हो जाएंगे? तो भाई अगर अपने पास देखा जाए तो मोटा मोटा अपने पास मैथ और साइंस अब कंबाइंड वाले कितने, 90% ही तो बच्चे बच गए बेटा, 10% बेकार हो गए। और ये कैसे आता है? ये आता है NM प्लस NS माइनस इंटरसेक्शन ऑफ M इंटरसेक्शन S, ऐसे आ जाता है सर। तो 90 इक्वल टू ये हो जाएगा 85 प्लस 75 माइनस का मैथ और साइंस दोनों एक साथ लेने वाले, तो मुझे लग रहा है कि मैथ और साइंस एक साथ ये ऑप्ट करने वाले हो जाएंगे। 160 माइनस 90 हो जाएगा सीधे सीधे 70%, तो 70% बच्चे हो जाएंगे सर जो दोनों ही कंबाइंड वे में काउंट होंगे। कितना? हाउ मेनी बेटा? 70%। तो ये रहा जब दो दो सेट की बात चल रही हो, लेकिन 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 गेम अभी बदलेगा दोस्त। अब बात करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सेट के ऊपर। तो भाई ये रहा आपका वो फॉर्मूला कि अगर A यूनियन B यूनियन C होता है तो NA NB NC। अब आप एक बार दो के पेयर का इंटरसेक्शन रिमूव करते जाओ, कंबाइंड मतलब यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा रहा, मतलब दो के पेयर का इंटरसेक्शन ओवरऑल रिमूव करना है। और चूंकि तीनों में एक बार आपने इसको ओवरऑल रिमूव कर दिया तो इसको ऐड करना होता है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन। ये बन जाता फॉर्मूला। A यूनियन B यूनियन C का मतलब होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस का A और B का पेयर, B और C का पेयर, A और C का पेयर, इसको इंटरसेक्शन वाले से हटा दो, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ। तो भाई ये अपना गेम बनता है। और एक क्वेश्चन इससे और क्लैरिटी दे जाएगा। क्या बोला है कि a market research group conducted online survey of 1000 consumers and found that 35% of consumer had rated a shampoo of type A by 5 star। 35% का मतलब 350 लोग, यार चुपचाप मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है भाई। वाइल 30% का मतलब 300 लोग, 30% का मतलब 300 लोग। तो भाई 300 लोग ऐसे हैं जो कि शैम्पू को टाइप बी के साथ 5 स्टार रेट करते हैं और 250 कंज्यूमर रेट करते हैं शैम्पू को टाइप सी के साथ। तो एक काम करते हैं, एन ऑफ टाइप ए जो आ रहा है वो आ रहा है 350 लोग, एन ऑफ टाइप बी जो आ रहा है वो आ रहा है 300 लोग, और एन ऑफ टाइप सी जो आ रहा है 5 स्टार रेटिंग वाला वो आ रहा है कितना बेटा? भैया वो आ रहा है अपने पास, यहां पे लिखा था कि शैम्पू कितना टाइप सी वाले, वो आ रहा है 250 लोग, 250 कंज्यूमर। अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 200 कंज्यूमर गिव 5 स्टार रेटिंग टू द शैम्पू ऑफ बोथ टाइप ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब एक साथ, यानी एंड बोला इंटरसेक्शन। तो कितना चाहिए भाई? अपने पास 200 कंज्यूमर्स हैं, 200 हो गए ए और बी, एन बी इंटरसेक्शन सी भी दिया क्या देखना, बोथ बी और सी कितना दिया बेटा? 150 लोग, 150 लोग, और एन ए इंटरसेक्शन सी भी है क्या? ये देख लेता हूं, ये कितना दिया भाई? ये दिया गया अपने पास कि 15% ऑफ 5 स्टार फॉर बोथ एंड सी। 15% का मतलब कितना होता है भाई? अगर 1000 का 15% 150 लोग हो जाएंगे सर। और कह रहा है कि अगर 100 ऐसे कंज्यूमर रेटेड ऑल ऑफ देम विथ 5 स्टार, तो इसका मतलब है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 100 के बराबर ये आ रहा है। सॉरी 100 पीपल्स आ रहा है ना, ये 100 पीपल्स आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर हु गिव 5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू। भाई ये क्या बवाल है? ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू की बात कर रहा है बेटा। तो मैं बनाऊंगा एक बड़ा प्यारा सा लप्पू सा छोटा सा क्यूट सा वेन डायग्राम, और इसमें देखो कैसे चलता हूं स्मार्टली। ये रहा मेरा वेन डायग्राम। अच्छा एक काम करो, इसको और बड़ा बनाओ, एक काम करो इसको और बड़ा बनाओ, मजा आएगा। यहां बना लेता हूं और बड़ा, टाइप ए, टाइप बी, और ये रहा टाइप सी। अभी वेन डायग्राम इस क्वेश्चन को कितना आसान कर देगा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तीनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अच्छा जी, ए और बी में 200 कॉमन थे, ए और बी में 200 कॉमन, 100 ले चुके बच चुका, तो 100 बचा यहां पे भाई। अच्छा भैया बी और सी में 150 कॉमन थे, 100 हो चुका, बी और सी में कितना बचेगा? 50 यहां पे बचेगा। बहुत बढ़िया मालिक। ए और सी में 150 था, 150 में 100 हो चुका, तो 50 यहां पे होगा। अब कह रहा है कि ए में कितने लोग हैं? 350 लोग, 350 में से 250 तो देखो ए लेकर बैठ चुका भाई, बचेगा कितना? 100। अच्छा बी में कितने लोग हैं? बी में 300 लोग हैं, बी अब 250 लोग यहां पे, 50 लोग बचेंगे केवल यहां पे जो जाएंगे केवल बी में। सी 250 की बात कर रहा है, कितना 250 की बात कर रहा है? 200 हो चुका है, 50 और बैठेगा यहां पे। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमसे कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स हु गिव 5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू। या तो ए को रेट किया होगा ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी,
ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ये बोल रहा है बेटा। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी की बात कर रहा है। आप समझ पा रहे हो बेटा कि या तो केवल ए होगा, या तो केवल बी होगा, या तो केवल सी होगा। तो भैया अगर केवल ए है तो 100, केवल बी है तो 50 और केवल सी है तो 50, यानी टोटल मिलाकर हो जाएगा 200। टोटल मिलाकर कितना बेटा? 200। अगर मैं बोलूं कि ओनली ए वाले कितने लोग हैं भैया, ये हो जाएगा ओनली ए वाले 100 हैं, ओनली बी वाले 50, ओनली सी वाले 50, तो 100, ओनली बी वाले 50, ओनली सी वाले 50। तो यानी केवल अगर अलग अलग देखा जाए तो भाई अगर केवल ए चाहिए, केवल बी चाहिए, केवल सी चाहिए तो 200। 200 का मतलब होता है 20%। 200 का मतलब 1000 का 20%। फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु डिड नॉट गिव 5 स्टार रेटिंग टू एनी ऑफ द शैम्पू। किसी शैम्पू को भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं दे रहा है, तो एक काम करो ना, सभी को कंबाइन काउंट करो भाई, सभी को कंबाइन काउंट करो लॉजिक के साथ। सुनना बेटा कैसे काउंट करेंगे। 100 100 100 कितना हो जाएगा? 300। 300 के बाद ये कितना हो जाएगा? 400 और ये कितना हो जाएगा? 500। तो भैया हमारे पास 1000 लोगों में से 500 लोग ऐसे ही हैं जो इन तीनों में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। तो 500 लोग ऐसे होंगे जो वेल्ले बैठे होंगे, जिनको कुछ भी रेटिंग देनी नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 500। अब जाते जाते आप लोगों को एक हैवी डोज के तौर पे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से होमवर्क के लिए, इसको जरूर से सॉल्व करेगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अगर हो चुके हैं, नहीं सॉल्व कर पाते तो आपका भाई वापस आएगा और वेन डायग्राम की कहानी से इसके आपके जो फॉर्मूले की कहानी है इसको दोबारा से लेंगे अपने रडार में और बहुत सारे बेहतरीन सवालों के साथ तोड़ेंगे। तो चले जी, आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलता हूं आप लोगों से इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सारा, गुड बाय, सायोनारा।